हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे, और यही आपको करना भी चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को जितना बचा के रखेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। क्योंकि पढ़ाई हमको करनी है तो हमको पहले स्वास्थ्य पे ध्यान देना पड़ेगा, और हमारा अगर स्वास्थ्य सही रहेगा तो उसके बाद ही हम पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप पहले अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। बाबू लोगन, अगर तबीयत ठीक ठाक रही तो पढ़ने में बहुत मज़ा आई। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की फिजिक्स। हाँ, आपने सही सुना, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th यानी 12 की बात कर रहे हैं। कक्षा 12 की फिजिक्स पढ़ा जाएगा दोस्तों, जिनको यूपी बोर्ड में भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4। आज आइए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4। आपको बता दें कि आपने फिजिक्स के 3 चैप्टर पढ़ लिए थे। आज स्टार्ट करेंगे चौथा चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और अगला पार्ट बताएंगे आपको मैग्नेटिज्म करके। तो अभी हमको पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यूपी बोर्ड में गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के नाम से जाना जाता है। आपको बता दूं, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के नाम से ये चैप्टर जाना जाता है आपके एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में इसका नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जिसको हम लोग पढ़ा जाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के रूप में, और इसको यूपी बोर्ड में बोल जाते हैं गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। तो आपको देखिए दोस्तों, ध्यान से देखना है, ये गतिमान आवेश, इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने आपसे चर्चा किया था कि अगर आवेश स्थिर रहेगा तो स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा जाएगा, गतिमान अगर हो जाएगा तो आवेश के गतिमान होने से 2 चीज़ हमने पढ़ा था। एक पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट, जिसको पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था, और अब पढ़ा जाएगा उसी पे आपका मतलब ये वेलोसिटी है। आवेश में क्या आ जाती है, वेलोसिटी आ जाती है, जिससे क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र को कहते हैं क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। आपको बता दें कि अगर बात करें सीबीएसई की तो चुंबकीय क्षेत्र को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। पीछे आप पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड, याद आ रहा है। किसी भी मतलब चार्ज क्या या आवेश के चार तरफ का वो क्षेत्र था, जिसमें कोई अगर दूसरा आवेश आता था या चार्ज आता था तो उस पर अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगता था। याद आ रहा ना, पहले चैप्टर में पढ़ा गया था। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ही टॉपिक है बाबू, बस इलेक्ट्रिक से हो जाएगा का मैग्नेटिक, नाम बदल गया। पहला चैप्टर में पढ़े गए थे इलेक्ट्रिक यानी विद्युत क्षेत्र बाबू लोग पढ़े थे, और अब पढ़ा जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या है, बड़ा आसान तो है ससुरा के। अगर आप बताओ विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में अंतर क्या। आवेश के चारों तरफ का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाएगा, तो चुंबक के चारों तरफ का क्षेत्र क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। सिंपल तो है, उनमें क्या इतना आफत है ससुरा। अगर आवेश के चारों तरफ क्षेत्र बनेगा तो बोल देना कौन सा क्षेत्र भैया, आवेश के चारों तरफ क्षेत्र बना तो वो हो गया विद्युतीय क्षेत्र। अगर वही क्षेत्र बन गया चुंबक के चारों ओर, किसके चुंबक के भैया चारों ओर एक क्षेत्र बनता है। आपको बता दूं कि जब हम लोग छोटे छोटे थे तो आपको पता भी होगा, चुंबक ले लेते थे हाथ में और उसको तोड़ के फिर चिपकाते थे, ससुरा चिपकता नहीं था। कहें कि आपको बता दें कि चुंबक का जो चुंबक जब तोड़ देते थे, तो वो अभी आपको आगे बताने वाला हूँ नॉर्थ और साउथ पोल के बारे में, अभी आपको क्लियर होगा। पहले ये आपको बता दूँ कि जैसे मान लो आप एक चुंबक ले लेते थे और दूरमा पे लोहा चाहे सिक्का रख लो, ठीक। अब ओके ऐसे चिपकाने की कोशिश करो, सिक्का को पास लाते थे, जब तक ऐसे पास लाते थे, अगर चुंबक बड़ा था सर दूर में से खींच लेता था, अगर चुंबक छोटा रहेगा तो सिक्का को पास लाओ तब घिसता था। तो जहाँ से खींचना शुरू करता है ना, जैसे चुंबक यहाँ पे रख दिए, ये चुंबक फिक्स हो गया, ठीक। अब यहाँ भैया सिक्का ले लो, अब सिक्का यहाँ पे जब रखे हो तो ये खींच नहीं रहा है, थोड़ा और पास आए तब भी नहीं खींच रहा, थोड़ा और पास आए तब भी नहीं खींच रहा। यहाँ तुरंत इस पर क्या करना, खींचने लगा। तुमको लग रहा है, तुम्हारे हाथ में महसूस हो रहा है कि अब इसको कोई अपनी तरफ खींच रहा है या इसको कोई धक्का दे रहा है। दोनों चीज़ होगा, या तो खींचेगा या तो धक्का देगा। तो जब खींचेगा या धक्का देगा, जहाँ से आप स्टार्ट होगा, मतलब जहाँ से आपके अंदर ये अनुभव होने लगेगा कि भैया अब खींचा जा रहा है या धक्का दिया जा रहा है, तो समझ लो वहाँ से अब क्या इसका क्षेत्र शुरू हो गया, इस चुंबक का एक क्षेत्र बनना शुरू हो गया है, जो इसके चारों तरफ बनेगा, उसी को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, ये क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको एक एक करके पूरा भी बताऊंगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़िए, सेम पैटर्न पे आएंगे। जो जो पढ़ा गया था बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, ऐसे पढ़े थे ना, E बराबर 1/4 πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और भी पढ़े होंगे, F बराबर कूलाम्स लॉ आपको बताए थे। सेम पैटर्न पे आपको पढ़ना, वहाँ सब कुछ
विद्युत यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में बाहु चल रहा था, और यहाँ अब चलने वाला किम में मैग्नेटिक फील्ड में बाहु लोगन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। सॉरी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी जुकाम हो गया है। तो आपको बता दें कि उसमें पढ़े थे हम इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युतीय क्षेत्र, अब क्या पढ़ा जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड। तो सेम चीज़ आएगी, फोर्स भी आएगा, फील्ड भी आएगी, सब कुछ आएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है बाबू, खाली नाम बदल गया। वो बात चल रही थी कहाँ, विद्युत में, अब बात चलेगी चुंबक में। और आपको बता दूं ये कंसेप्ट बिल्कुल आसान है, आपको अभी 1 मिनट में पहले चुंबक बना के दिखाते हैं, चुंबक का क्या होता है कार्य। पहले आप, नाम है ना मैग्नेटिक, तो पहले मैग्नेटिक के नाम से एक बात निकल के आती, मैग्नेट। भाई मैग्नेट मतलब होता है चुंबक, तो ससुरा चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र दिखाएगा। जो गुण होता है चुंबकीय, ये जो चुंबक का गुण होता है, आपको पता होगा चुंबक के पास एक ऐसा गुण होता है जो किसी चीज को अपनी तरफ ससुरा खींच भी लेता है और अपने से दूर भी ढकेल देता है। तो पहले जान तो ले आखिर चुंबकवा में है क्या। तो चुंबक कुछ नहीं है, आपको पहले बताते हैं चुंबक उम्बक है क्या। तो चुंबक एक नॉर्मल पदार्थ होता है, सबस्टेंस होता है, बस इतना जान लीजिए, नेचर में पाया जाता है। अगर बात करें मैग्नेट की, मैग्नेट क्या है, तो भैया मैग्नेट एक पदार्थ है यानी सबस्टेंस है जो कहाँ पाया जाता है, नेचर में पाया जाता है और जमीन के अंदर पाया जाता है। ये भी आपको बता दूं, अब तो आर्टिफिशियल मैग्नेट भी बनने लगे हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट की अगर बात करें तो आर्टिफिशियल मैग्नेट जो बना रहे हैं वो क्या करते हैं, लोहे पे एक विशेष प्रकार का कुछ आयल वगैरह जैसे भी करके उसको ज़मीन के अंदर 100 साल तक गाड़ उड़ देते हैं, जिसके बाद उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से उसको मैग्नेट के नाम से जाना जाता है। ससुरा लोहा तो मैग्नेट बन जाता है जब उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ गई, क्या, अट्रैक्शन और रिपल्सन की, यानी जिसके अंदर आकर्षण और प्रतिकर्षण का एक क्वालिटी आ जाती है, वो अब चुंबक पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। तो देखिए ना, पहले चुंबक आपको दिखाते हैं। ये मैंने बना दिया आपका चुंबक, देखिए चुंबक में कोई दिक्कत नहीं ना है। ये आपका एक चुंबक की तरह है, ऐसे आप चुंबक देखे भी होंगे, बड़ा छोटा जैसे भी आप देखे होंगे। ये आपको एक मैं चुंबक की तरफ फिगर दिखा दिया हूँ। और यहाँ पे देखिएगा, आपको बता दूं, ये जो चुंबक है, चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं बाबू, एक यन होता है, एक यस होता है। चुंबक के कितने ध्रुव, कितने पोल, 2। कौन कौन से, एन और एस। एन की बात करें तो एन माने बाबू होला, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, एन मतलब होता है नॉर्थ, एन मतलब नॉर्थ पोल, जिसको हमारे बाबू लोग कहते हैं यूपी बोर्ड वाले का नॉर्थ माने, अरे नॉर्थ साउथ दिशा का नाम सुने होगे ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो नॉर्थ मतलब होता है बाबू उत्तर, तो ये हो गया उत्तरीय ध्रुव। कौन सा ध्रुव बाबू, उत्तरीय ध्रुव हो गया, उत्तरी ध्रुव हो गया। यस मतलब होता है साउथ पोल, क्या होता है बाबू, साउथ पोल, और साउथ माने वाला दक्षिण, तो ये हो गया दक्षिणीय ध्रुव। कौन सा, दक्षिणी ध्रुव। तो एन एस में कोई दिक्कत नहीं होगी, एन मतलब नॉर्थ और एस मतलब साउथ, यानी उत्तर और दक्षिण। तो आपके चुंबक में कितने पोल, 2 पोल, कौन कौन से, नॉर्थ और साउथ। अब होता क्या, मैं आपको बता दूं कि जैसे देखो पिछली बार भी पढ़े थे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पॉजिटिव से निकलती थी और कहाँ जाती थी, निगेटिव पर। उसी पैटर्न पर आइए, पॉजिटिव से निकलती थी, निगेटिव पर जाती थी। तो चुंबक में क्या होगा, एन से निकलती है बाऊ और यस में ससुरी आती है। कहाँ से निकलती है, एन से निकलेगी और एस में आएगी। एन से निकालना और कहना भैया यस में चली जाओ, कहाँ चली जाओ, एस में चली जाओ, और निकलना कहाँ से, एन से। कहाँ से निकलना, एन से। तो होता क्या बाबू, एन से निकलता है और एस में जाता है, एन से निकलता है, एस में जाता है। और पहले चैप्टर में पढ़े थे पॉजिटिव से निकलता था, निगेटिव में जाता था। तो निकलता है तो निकलने का सिंबल तो यही ना होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकल रही हैं और इसमें जा रही हैं। अच्छा एक बात और बता दें आपको, पहले चैप्टर में आप पढ़े होंगे पॉजिटिव से निकलती थी, निगेटिव में आती थी, लेकिन ये नहीं सुने थे कि निगेटिव से ससुरा फिर पॉजिटिव में जाती है, ऐसा तो आपको बनाया नहीं गया होता। यहाँ पे लेकिन एक क्वालिटी होती है कि एन से निकलेगी एस में जाएगी, लेकिन फिर यस से एन में भी आती है। मतलब यहाँ पे 2 फील्ड बनती है, एक आउट फील्ड है और एक इनवर्ड फील्ड, यानी एक चुंबक के बाहर और एक चुंबक के अंदर। सॉरी। तो अगर आउटवर्ड की बात करें, आउटवर्ड फील्ड की बात करें, मतलब बाहरी क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र की बात करें, तो बाहरी क्षेत्र में क्या होगा, N2S। क्या होगा भैया, N2S। अगर यही चुंबक के अंदर की बात करें, यानी इनवर्ड की बात करें, इनवर्ड माने अंदर समझ लो, इनवर्ड फील्ड की बात करें तो मतलब भीतरी क्षेत्र की बात करें, किसकी भैया,
चुंबक के भीतर और चुंबक के बाहर बात कर रहे हैं, मैग्नेट के आउटसाइड और मैग्नेट के इनसाइड। मैग्नेट के आउटसाइड N2S और मैग्नेट के इनसाइड S2N। इस बात को याद रखे रहिएगा। मतलब बाहर N से S जाती है और अंदर S से N जाती है। ये पूरा क्लोज लूप बनाती है। ऐसे जाएगी फिर घुमर के ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी फिर ऐसे घुमर के आएगी। तो N से S आपने चुंबक समझ लिया। चुंबक के अंदर क्या है भैया, दो ध्रुव होते हैं, दो पोल होते हैं। कौन कौन से? N और S होते हैं। N से निकलता है, S में जाता है बाहर और अंदर S2N। अच्छा, अब इसी पे बताता हूँ आपको। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था ओस्टवार्ड। क्या नाम था? ओस्टवार्ड। अब साइंटिस्ट का नाम थोड़ा बदल दिया यूपी बोर्ड वालों। ओस्टवार्ड यूपी बोर्ड वाले भी पढ़ते हैं और CBSE वाले भी कहते हैं। साइंटिस्ट का नाम है क्या भैया? ओस्टवार्ड। ओस्टवार्ड ने अपना एक प्रयोग किया। क्या किया? प्रयोग किया। और उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर यह बताया, ओस्टवार्ड ने जो प्रयोग किया उस प्रयोगों के आधार पर उन्होंने कुछ बात बताई। उस बात को मैं बताऊं आपको। तो ओस्टवार्ड का जो प्रयोग था वो चुंबक पे था। किस पे था? चुंबक पे था। ओस्टवार्ड का जो मतलब पूरा भी सिस्टम था वो चुंबक पे था। और ओस्टवार्ड ये बताना चाहते थे कि जैसे ये खाली चुंबक की वजह से थोड़ा होता। अभी आप पढ़े होगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको पढ़ाया था। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था? चार्ज जाता था पॉजिटिव से निगेटिव के साइड, पॉजिटिव से निगेटिव से निकलता था। यहाँ आपने देखा निगेटिव से पॉजिटिव में जाता। तो ओस्टवार्ड ने क्या बताया कि ये जो चुंबक की प्रॉपर्टी होती है, क्या सिर्फ चुंबक के पास होती है कि कहीं और भी होती है? तो चुंबक की प्रॉपर्टी को देखने के लिए ओस्टवार्ड ने क्या किया कि एक लाइट लिया, मतलब एक बैटरी लिया। बैटरी को जैसे पॉजिटिव और निगेटिव सुरा होता है, आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। और इसको क्या किया, यहाँ पर जोड़ दिया ऐसे, ठीक। और इसमें क्या किया, एक करंट प्रोवाइड कर दिया। ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। तो आपको पता होगा बैटरी को जैसे ही कनेक्ट करोगे, यहाँ कुंजी उंजी कहीं लगा देना भैया। कुंजी लगा के इसको क्या करना, जोड़ देना। अब कुंजी लगा के इसको हम जोड़ दिए। कुंजी लगा के जोड़ने के बाद ये बताओ कि पॉजिटिव से निकलता कहाँ जाता, निगेटिव में। जैसे ही कुंजी को तुम जोड़ोगे, इसको क्या करो, इसको पूरा पूरा क्या कर दो, जोड़ दो भैया। तो जोड़ने से क्या होता है, करंट प्रोवाइड हो जाता है। जब इसको इसमें करंट प्रोवाइड कराया गया और करंट प्रोवाइड करने के बाद याद रखिएगा एक नीडल को लाया गया। किसको? नीडल यानी सुई को। सुई को लाया गया इसके समीप। तो ये देखा गया कि जो सुई थी वो घूमकर नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुक गई। किसमें? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुक गई। तो जब किसी भी इलेक्ट्रिक करंट के पास एक नीडल को, एक सुई को आप ले जाएंगे तो बाबू जो सुइया होगी ना वो खाली और खाली नॉर्थ और साउथ में रुकेगी, मतलब उत्तर और दक्षिण दिशा में। ससुरा पूरब पश्चिम ले जा रहे थे तब वो उत्तर दक्षिण घूम जा रही थी, कहीं ले जा रहे थे दक्षिण ले जाते, मतलब कोई भी दिशा में ससुरा को ले जा रहे थे, लेकिन सुइया घूम जा रही थी कहाँ, नॉर्थ और साउथ, मतलब हमेशा घूम के उत्तर दक्षिण में रुक जाती थी। तो ये बताओ जब उत्तर दक्षिण की बात आती है तो आपको पहले ही बताया उत्तर दक्षिण का काम सिर्फ और सिर्फ कौन करता है, चुंबक करता है। तो जैसे ही सुइया उत्तर दक्षिण दिशा में रुक जा रही थी, तुरंत ओस्टवार्ड ने यह समझ लिया कि अगर आप किसी भी सर्किट में करंट प्रोवाइड करेंगे तो उस करंट के प्रोवाइड करने के बाद उसमें एक फील्ड बनता है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और साथ ही साथ बता दें बाबू कि अगर एक सुई को ले जाने से वो नॉर्थ साउथ में रुक गया, मतलब उसके अंदर मैग्नेट की भी प्रॉपर्टी है। किसकी? चुंबक की प्रॉपर्टी है। कहां? आपके बैटरी के पास। कहां से आई? वो ओस्टवार्ड ने बताया कि भैया तुम सुई को ले जाओ और किसी भी डायरेक्शन में ले जाओ तो ससुरी रुक कहां रही है, नॉर्थ और साउथ में रुक रही है ना। और नॉर्थ साउथ सिर्फ यही बताता है कि नॉर्थ साउथ में रुकने वाली जितनी भी सुई होंगी वो सिर्फ और सिर्फ ये डिटेक्ट करेंगी कि भैया इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, वो भी किसकी, मैग्नेट की। तो चुंबक का गुण प्रदर्शित करता है जब कोई भी सुई को आप किसी भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड सर्किट के पास ले जाएंगे तब। तो ले जाने से आपको दो प्रॉपर्टी मिली भैया, एक तो बना आपका क्या, विद्युत क्षेत्र जिसको हमने पढ़ लिया है, और एक बन गया चुंबक की प्रॉपर्टी जिसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। और आपको बता दें कि चुंबकीय क्षेत्र पर जो पहला फार्मूला दिए थे, जो पहला लॉ दिए थे, उनका नाम है बायो-सेवर्ट। तो आइए देखते हैं बायो-सेवर्ट लॉ। चलिए आइए देखा जाए बायो-सेवर्ट लॉ। ये जो लॉ है ना, ये पहले सबसे पहले जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा होगा, E = 1/4πε0 बाबू, तो वही तरह मैग्नेटिक फील्ड का भी फार्मूला मिलेगा ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो पहला फार्मूला मिला था, उस पहले फार्मूले को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था बाबू बायो-सेवर्ट लॉ। क्या? बायो-सेवर्ट लॉ। अच्छा, कितने लोग तो ये कहते हैं कि ये क्या नमवा है, मतलब बहुत लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे यूपी बोर्ड में लिख दे रहा हूं बायो-सेवर्ट लॉ। पहली बात तो ये बता दूं कि ये दो लोग हैं,
बायोट अलग थे, सेवर्ट अलग थे। दो साइंटिस्ट मिलके इस लॉ को दिए थे। ये मत कहना कि एक का नाम है। बायोट एक दूसरे साइंटिस्ट का नाम है भैया, सेवर्ट दूसरे साइंटिस्ट का नाम था। तो दो साइंटिस्टों ने मिलके पहला मैग्नेटिक फील्ड का ला दिया। उस मैग्नेटिक फील्ड के लॉ को वायु देखा जाता है। उन्होंने क्या लिया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया, यानी धारावाही चालक को लिया, जिसका नाम हो गया एक्स और वाई। क्या हो गया भैया, एक्स और वाई। इसमें करंट गई आई, और इससे मैंने ये आर दूरी दिखा दो, आर दूरी पर एक पॉइंट ले लिया पी। कौन सी पॉइंट ले लिया, पी। मतलब एक पॉइंट है, इस पॉइंट से आर दूरी पर मैंने एक पॉइंट ले लिया पी, जो आपके कंडक्टर से आर दूरी पर है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड बी है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। किसी भी बाहु धारावाही चालक से आर दूरी पर एक बिंदु मान ले पी, तो उस बिंदु पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड हुई, चुंबकीय क्षेत्र कितना हुई, कितना हुआ आपको बता। यहाँ पे क्रॉस और डॉट लिखा हूं, जिसके बारे में अभी कुछ देर बाद बात करेंगे। ये भी आप कह सकते हैं आर दूरी पर है। इन्होंने बताया कि जो बी है, कौन भैया, बी चुंबकीय क्षेत्र है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, यानी धारा के। बायोट और सेवर्ट ने मिलकर पहली बात ये बताई थी कि जो चुंबकीय क्षेत्र बी होता है वो धारा के कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो आप दूरी लिए हो, दूरी के भी कैसा है, अनुक्रमानुपाती, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और तीसरी बात इन्होंने कहा, इन दोनों के बीच बनने वाला जो एंगल का साइन है, यानी जया है, उसके भी ये क्या है, अनुक्रमानुपाती है भैया। अच्छा, अब चौथी बात इन्होंने कहा, जो बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उनके बीच के दूरी के स्क्वायर के, मतलब इनवर्स। इसको देखो, ये सब डायरेक्टली था, अनुक्रमानुपाती है। कैसा है, अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, जिसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये देखिए जब उल्टा हो गया तो इसको बोलते हैं यूथ क्रमानुपाती। यूथ माने उल्टा, क्या होता है भैया, यूथ माने उल्टा, जिसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा एल के, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा के, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के। इसको बोल सकते हैं 4, और आप लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, कामा थर्ड एंड फोर्थ, यानी चारों से मिलकर बनता है बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर का स्क्वायर। अच्छा, सभी लोग जानते होंगे कि प्रोपोर्शनल सब जगह से हटता है, यहाँ भी हटेगा, और प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बाहु हो, चुंबकीय क्षेत्र के निकालने का आपको पहला फार्मूला मिल गया, बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। अच्छा, ये क्या था, कांस्टेंट था ना भैया। ये जो आपका म्यू नॉट अपान 4 पाई है, इसको बोलेंगे कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। और कांस्टेंट की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ये वैल्यू होती है भाई म्यू नॉट अपान 4 पाई की, याद कर लीजिए। म्यू नॉट अपान 4 पाई एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7। इस बात को याद रखे रहिएगा। और आपको बता दें, अगर म्यू नॉट अपान 2 पाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 × 10 की पावर -7। ये आपको दो वैल्यू मिल गई। म्यू नॉट अपान 4 पाई होगा तो 10 की पावर 7, और म्यू नॉट अपान 2 पाई होगा 2 × 10 की पावर -7। अगर म्यू नॉट की वैल्यू पूछी जाए तो 4 पाई × 10 की पावर -7। ये कांस्टेंटों की वैल्यू लिखवा दिया, कभी भूलिएगा मत। 3 कांस्टेंट है, तीनों की वैल्यू आपको लिखवा दूँ, अलग अलग रूप में पूछा जाता है। अच्छा, एक बात और बता दें, अगर करंट ऊपर तरफ जाएगा तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो ऐसे शो होगा। ठीक, ये डिफ्लेक्शन है सुई का, नॉर्थ साउथ वाला। अगर आपने करंट कहाँ कर लिया, नीचे की तरफ, तो डिफ्लेक्शन का पैटर्न भी बदल जाएगा, और अब डिफ्लेक्शन इस प्रकार से शो होने लगेगा। अरे आपने बताया ना भैया कि जब किसी भी चालक में ससुरा करंट यानी धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनता है, विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र, और वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अकॉर्डिंग आएगा। अगर आपका एरो ऊपर होगा तो वो डिफ्लेक्शन इस प्रकार से होगा, अगर एरो नीचे होगा तो डिफ्लेक्शन इस प्रकार से होगा। ये आपका रहा बायो सेवर्ट ला। अच्छा, इसका कभी कभी पूछता है सदिश रूप। कौन सा रूप, और बायो सेवर्ट ला का एक पूछता है सदिश रूप। ये तो आपने बायो सेवर्ट का फॉर्मूला देख लिया। अब आपको ये दिखा देता हूं बायो सेवर्ट का सदिश रूप, यानी वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सेवर्ट ला, जिसको सदिश रूप कहते हैं। और सदिश रूप क्या होता है देखिएगा, वेक्टर बी बराबर म्यू नॉट आई गुणे
डेल्टा एल अपान आर स्क्वायर से बन जाएगा आर क्यूब, क्योंकि एक आर कहाँ दे दिया जाएगा, ऊपर दे दिया जाएगा। याद रखे रहिएगा, जो एक आर है, नीचे आपका आर स्क्वायर था ना, तो ये जब आर स्क्वायर था और इसका जब वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा तो वेक्टर फॉर्म आर स्क्वायर से नीचे बन जाएगा आर क्यूब, क्योंकि एक आर को कहाँ दे दिया जाएगा, ऊपर दे दिया जाएगा। तो ये बन जाएगा dl इंटू आर वेक्टर में और नीचे बन जाएगा आर क्यूब। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। आर स्क्वायर से देखिए बन गया है आर क्यूब, आर स्क्वायर से आर क्यूब इसलिए बन गया है क्योंकि ऊपर हमने क्या किया, एक आर को बढ़ा दिया तो नीचे भी एक आर बढ़ाना पड़ेगा। और अगर कोई पूछेगा बायो-सेवर्ट का वेक्टर फॉर्म बताइए तो बताइएगा b बराबर म्यू नॉट आई dl इंटू dl क्रॉस आर अपान आर क्यूब। ये रहा बायो-सेवर्ट का वेक्टर फॉर्म और ये रहा आपका बायो-सेवर्ट लॉ। आपने देख लिया था बायो-सेवर्ट का नियम, मैंने आपको अभी बायो-सेवर्ट का नियम बताया था। आपको याद होगा बायो-सेवर्ट का नियम आपने पढ़ा था, dB बराबर यानी जो चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला मिला था वो मिला था म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। वो चुंबकीय क्षेत्र जो निकाला गया था वो एक धारावाही तार का था, जो तार बिल्कुल कैसा था, स्ट्रेट था। आपको याद आ रहा होगा, तो वो इस प्रकार से तार लिया गया था। सॉरी। अब जो हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग क्वाइल। मतलब एक जो क्वाइल का आप निकालना, पहले किसका निकालते थे, लीनियर वायर का निकाले थे। अब जो करंट निकालेंगे वो किसका निकालेंगे, सर्कुलर क्वाइल का। ये देखिए जो क्वाइल है ना बेगा, बिल्कुल कैसा सर्कुलर है, वृत्ताकार है। तो वृत्ताकार कुंडली के बीचों बीच जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा, वही आपको निकालना है। इसके पहले जो आप चुंबकीय क्षेत्र निकाले थे वो किसका था, सीधा धारावाही तार का था। और ये कैसा है, गोल है ना, यानी कैसा सर्कुलर है। सर्कुलर का निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको कुछ करना नहीं है। देखिए मैंने सर्कुलर कॉइल लिया, इसमें करंट प्रोवाइड कर दिया, यहाँ से करंट गई है और यहाँ से करंट बाहर आ गई है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की छोटी सी लेंथ मैंने डीएल ले लिया है। आप कह सकते हैं बायोट-सेवर्ट के नियम से, किससे, बायोट-सेवर्ट के नियम से। अभी पढ़े हैं बायो-सेवर्ट का नियम, डीबी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। इसी चीज को पढ़ा गया है। अब आप बताइए, ये जो है आपको दिख रहा होगा चुंबकीय क्षेत्र के बिल्कुल कैसा दिख रहा होगा, लंबवत दिख रहा होगा, परपेंडिकुलर दिख रहा होगा। परपेंडिकुलर का मतलब थीटा की जो वैल्यू होगी बिल्कुल कितनी होगी, 90 डिग्री। तो आप बोल सकते हैं डीबी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन 90 डिग्री अपान आर स्क्वायर, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो आपको मिल जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल अपान आर स्क्वायर। ये छोटी सी लेंथ का है, हमको पूरे सर्कुलर लिंब का निकालना है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आप क्या लिखेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। आप इसको यूपी वर्ड में कह सकते हैं कुल चुंबकीय क्षेत्र। क्या कह सकते हैं, कुल चुंबकीय क्षेत्र, जिसको सीबीएसई वाले बोलते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वैल्यू होगी इंटीग्रेशन ऑफ डीबी और इधर भी इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल अपान आर स्क्वायर। मैंने कहा था आपसे, आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, अवकलन समाकलन आना बहुत जरूरी है। नहीं आएगा तो फिर से जाके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आप उसको जाके पढ़ लीजिएगा। मैंने उस पर स्पेशल वीडियो बनाया आप लोग के लिए, ताकि आपको फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम ना हो भैया लोग। तो बाबू लोग अवकलन समाकलन जरूर पढ़ लिया, ठीक ना आवत हो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको करना क्या, इंटीग्रेशन यानी समाकलन करना है बाबू। और डीबी का समाकलन क्या होता है, बी होता है बाबू। और ये क्या है, म्यू नॉट अपान 4 पाई को बाहर कर लीजिए, आई अपान आर स्क्वायर को भी बाहर कर लीजिए, अंदर का बच गया बाबू डीएल। डीएल माने छोटकी लंबैया, यानी छोटी सी दूरी है, जो है पॉइंटिया की खाली लंबाई कितनी है, डीएल। और ससुरा इंटीग्रेशन मतलब पूरा लंबाई तो नहीं पढ़ाए हैं। पूरे भी जब कोई सर्कुलर पथ होगा यानी वृत्ताकार पथ होगा, तो वृत्ताकार पथ की कुल लंबाई उसकी क्या होती है, परिधि होती है, सरकमफरेंस होता है। और सरकमफरेंस बराबर फॉर्मूला पढ़े होंगे कितना, 2 पाई आर। तो आप कह सकते हैं बी बराबर बाबू लोग म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू 2 पाई आर। ये 2 से 2 कट गया, ये पाई से पाई चला गया, आर से एक पावर चली गई, तो बाबू बच गया बी बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर। ये आपको मिल गए मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र निकालने का सूत्र मिल गया। वो भी कहाँ से,
बायो सेवर्ट के नियम से मिला। बायो सेवर्ट के नियम पे जो चुंबकीय क्षेत्र था बाबू वो एक धारावाही रेखीय तार पे था, और ये चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र तब लगाना जब आपका जो कुंडली होगी वो कैसी होगी, वृत्ताकार होगी, यानी जो आपका करंट कैरिंग कॉइल होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा। अगर लीनियर होगा तो पहला फार्मूला, सर्कुलर होगा तो ये वाला फार्मूला लगा के यूज करिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2R आया है। किसी भी कुंडली के सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने का फार्मूला मिल गया आपको, B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2R। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए देखते हैं, अगली टॉपिक हमारी है एम्पियर सर्किटल लॉ, जिसको हमारे यूपी बोर्ड के बाबू लोग कहते हैं एम्पियर परिपथीय नियम। तो क्या पढ़ने वाले हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ। नाम से ही पता चल जा रहा है, साइंटिस्ट का नाम है एम्पियर, जिन्होंने मैग्नेटिक फील्ड पर अपना लॉ दिया था, मतलब चुंबकीय क्षेत्र पर उन्होंने अपना एक नियम दिया था, अपना एक लॉ दिया था, किन्होंने, एम्पियर ने। इसलिए उस नियम, उस लॉ को हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ के नाम से जानते हैं। जो एम्पियर सर्किटल लॉ का नियम था वो एक क्लोज लूप के लिए था। किसके लिए था, क्लोज लूप के लिए। तो क्लोज लूप से जो भी मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र, समझ गए ना, बी का फॉर्मूला आपको बता चुका हूं। चुंबकीय क्षेत्र की अगर वैल्यू बी की आपको वैल्यू निकालनी है, वो भी क्लोज सर्किट के बीचों बीच एक वायर देखिए एक्स वाई गया है, जिसमें करंट कितनी है, आई। सेंटर से आर दूरी पर हमने एक दूसरा वायर लिया जहां चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड बी है और जिसकी लेंथ कितनी है, डीएल। तो ये बताओ, इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना, चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए सूत्र पढ़ना है, जिसके लिए एम्पियर ने जो अपना लॉ दिया था, जिसको हम लोग एम्पियर परिपथीय नियम कहते हैं। उन्होंने ये कहा था किसी भी बंद पाथ से गुजरने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो, मतलब उसका जो लाइन इंटीग्रल होगा बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई होता है। इनके अकॉर्डिंग होता है द इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, यानी बी का इंटीग्रेशन अराउंड एनी क्लोज सर्किट, किसी भी बंद परिपथ के लिए बी का जो मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटीग्रल होगा यानी इंटीग्रेशन होगा इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज इन सर्किट। मीन्स इनके कहने का मतलब ये है इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू नेट करेंट इनक्लोज इन सर्किट, नेट करेंट इनक्लोज इन सर्किट, ये आपको बताना है। और ये आप बता दूं कि जो बी डॉट डी एल है बराबर म्यू नॉट, अगर करंट आई है तो आप आई बोल देंगे, ठीक। इसका अगर बात करें डेरिवेशन की, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, डेरिवेशन मतलब होता है बाबू उत्पत्ति। अगर उनकी उत्पत्ति की बात करें तो ये बताइए, आपको मैं फार्मूला पढ़ाया हूँ, आप डायरेक्ट लिखेंगे हम जानते हैं। क्या लिखिएगा, हम जानते हैं, यानी सीबीएसई वाले भैया लोग कहते हैं वी नो दैट। क्या कहते हैं, वी नो दैट। क्या पढ़े आप लोग, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी क्लोज सर्किट का बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये सभी लोग पढ़े होंगे। बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, वो क्या है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, या मतलब फार्मूले के हिसाब से। ये आपने क्या पढ़ा, बी डॉट डी एल, बी की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और अंदर क्या है, डी एल। एक चीज़ आपको बता दूं, इंटीग्रेशन जिसका होता है वो डी एल का होगा, बाकी टर्म कैसे हैं, कांस्टेंट है, इसलिए कहाँ हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर बाहर हो गया, और अंदर क्या बच गया, डीएल। डीएल माने छोटी सी लेंथ, छोटी सी दूरी, बाबू एकदम छोटी सी दूरी को डीएल बोलते हैं। जिसके आगे डी लग गया मतलब समझिए सूक्ष्म है, स्मॉल है। और जब उसका इंटीग्रेशन करेंगे मतलब आपको टोटल दूरी चाहिए, टोटल लेंथ चाहिए। तो टोटल लेंथ इस आपके सर्कुलर पाथ का क्या होता है, मैंने आपको पढ़ा दिया, सरकमफरेंस 2 पाई आर। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर, इससे ये कट गया। तो आपको मिल क्या गया, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। दिस इज एम्पियर सर्किटल लॉ, जिसको एम्पियर परिपथीय के नियम से जानते हैं। अगर कोई आपसे पूछेगा एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है तो बताइएगा एम्पियर सर्किटल लॉ बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई होता है। इसके लिए और कोई फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ना है। बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई कैसे आया, इसकी प्रूफिंग मैं आपको दिखा दिया हूँ। ये था आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। इनके कहने का मतलब ये है किसी भी क्लोज सर्किट का जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होगा यानी रेखीय समाकलन होगा, वो उसमें प्रवाहित होने वाली यानी बहने वाली धारा का
म्यू नॉट गुना होगा। द इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट इनक्लोज द सर्किट, यानी जितनी भी सर्किट के अंदर करंट इनक्लोज की जाएगी उसका म्यू नॉट टाइम्स होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज एम्पियर सर्किटल लॉ। चलिए आप नई जो दूसरी टॉपिक है उसका नाम है लॉरेंज फोर्स, यानी यूपी बोर्ड वाले कहते हैं लॉरेंज बल। लॉरेंज बल देखिए नाम से पता नहीं चल जाता है, लॉरेंज एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक बल की खोज की थी जिस फोर्स को लॉरेंज फोर्स के नाम से जाना जाता है। लॉरेंज फोर्स क्या है? लॉरेंज फोर्स उस पार्टिकल्स पे लगता है जो पार्टिकल्स दोनों फील्डों में रहता है, अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अंडर मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसा पार्टिकल जिसपे दोनों फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाइड हो और मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाइड होती है तो उस पर लगने वाले फोर्स को लॉरेंज फोर्स कहते हैं। यहाँ पे मैंने सीबीएसई वालों के लिए लिख रखा है द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ रीजन वेयर बोथ, यही देखिए इसकी सबसे अच्छी लाइन, वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट। यूपी बोर्ड की बात करें तो ये कहिएगा बाबू लोग कि एक ऐसा फोर्स जो किसी भी पार्टिकल्स पर यानी किसी भी आवेशित कण पर लगता है लेकिन वह आवेशित कण इलेक्ट्रिक यानी विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में विद्यमान रहता है। तो ऐसा कण या ऐसा पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युतीय क्षेत्र दोनों में विराजमान हो उस पर लगने वाले फोर्स को आप क्या कहते हो? लॉरेंज फोर्स कहते हो। ये बताओ, पढ़े होगे आप लोग इलेक्ट्रिक फोर्स, सभी लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक फोर्स यानी विद्युतीय बल को अगर देखा जाए विद्युतीय बल तो आप सभी लोग पढ़े होंगे विद्युतीय बल Fv से दिखाते हैं और ये क्या होता है? Qv होता है, सबको पढ़ा गया होगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिएगा। और दूसरा चुंबकीय बल, कौन सा बल? चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको बताना है तो मैं आपसे ये कहूँगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको एक फॉर्मूला पढ़ने पड़ा हो क्यू बी। यहाँ पे देखिए मैं नीचे लिख रखा है फोर्स अप्लाइड एट मूविंग चार्ज इन एन मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी, ये बोला ना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेश गतिमान है तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा? ये बल, यही फील्ड, ये जो आपका मैग्नेटिक फोर्स लिखा गया है यही फोर्स यहाँ पे ले जाके पुट करेंगे तो आपका लॉरेंज फोर्स का फार्मूला बनता है। तो पहले उससे पहले आप ये हेडिंग पहले को कंप्लीट, इसीलिए मैंने दोनों हेडिंग को साथ में लिख के रखा था कि लॉरेंज फोर्स को पढ़ने के लिए लॉरेंज फोर्स बताया ना कि एक ऐसा पार्टिकल्स यानी एक ऐसा कण जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाइड होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड होगा तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में, याद होगा आपको, F बराबर क्या? QV। हाँ, मैग्नेटिक फोर्स नहीं पढ़े हैं तो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे पढ़ेंगे। लिखा गया है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल यानी सीबीएसई में कि फोर्स अप्लाइड ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। उसके निकालने के लिए साइंटिस्टों ने प्रयोगों द्वारा, आप लिख सकते हैं प्रयोगों द्वारा, किसके द्वारा? प्रयोगों द्वारा, जो प्रयोग किए गए, जो साइंटिफिक प्रयोग किए गए उनके द्वारा ये पता चला जाता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। यानी जो किसी भी मूविंग चार्ज यानी जो चार्ज क्या हो? गतिमान हो, उस पर जो लगने वाला फोर्स है वो इन चार बातों पर निर्भर करता है, Q, V, B और उनके बीच बनने वाला एंगल साइन थीटा के। तो ये बताओ, इसको आप फर्स्ट बना लेना, इसको सेकंड बना लेना, इसको थर्ड बना लेना, इसको फोर्थ बना लेना और आप कह सकते हो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, V, B साइन थीटा। तो कुछ करना नहीं है, आप प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट लाएंगे के, तो F इज इक्वल टू KQVB साइन थीटा। के बराबर कितना? 1। तो F बराबर आपको मिल गया QVB साइन थीटा। ये आपको फार्मूला मिल गया किसी भी मूविंग पार्टिकल्स पर लगने वाला जो फोर्स होगा। आप बताएंगे किसी भी मूविंग चार्ज पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स F बराबर आप बताएंगे QVB साइन थीटा। याद रखे रहिएगा, ये किसी भी पार्टिकल्स पर लगने वाला क्या है? मैग्नेटिक फोर्स है, कितना? QVB साइन थीटा। ये बताइए साइन थीटा बराबर अगर 1 हो जाए यानी मैक्सिमम हो जाए, अधिकतम हो जाए, तो आपको मिल जाएगा F बराबर QVB। ये भी फार्मूला बन सकता है। जब मैक्सिमम फोर्स पूछा जाए तो आप बताइएगा F मैक्स बराबर QVB।
इसका अगर आपको सदिश रूप लिखना है, वेक्टर फॉर्म, कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म सीबीएसई वाले कहते हैं, और बाबू यूपी बोर्ड वाले तो जानते हैं क्या कहते हैं, सदिश रूप कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, सदिश रूप कहते हैं। तो यह बराबर आपको मिल जाएगा Q, और ये हो गया V क्रॉस B। ये आपका हो गया कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई अगर पार्टिकल्स मूव कर रहा है तो उस पर लगने वाला फोर्स का जो वेक्टर फॉर्म होगा वो होगा F बराबर Q V क्रॉस B। और ये बताइए, यहीं से आपको ये फार्मूला लेना है, Fm बराबर Q और इसको लेंगे V क्रॉस B। इसको इक्वेशन आप बनाएंगे सेकंड, और आपने बोला कि उस पार्टिकल पे, उस कण पे दोनों फोर्स लगते हैं, यानी मैग्नेटिक फोर्स और आपका कौन सा इलेक्ट्रिक फोर्स। तो बोलेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, क्या बोलेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, यानी लॉरेंज फोर्स F बराबर Fe प्लस Fm की बात करें अगर, तो Fe की वैल्यू QV होगी और प्लस ये हो जाएगा QV क्रॉस B। तो मुझे लगता है दोनों में Q को आप क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, साफ साफ दिख रहा होगा। तो Q कॉमन हो गया, तो आपको मिला वेक्टर E प्लस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। दिस इज लॉरेंज फोर्स, याद रख लीजिए, लॉरेंज फोर्स F बराबर Q वेक्टर E प्लस वेक्टर V क्रॉस B। इसको भूलिएगा मत, ये आपका लॉरेंज फोर्स है। लॉरेंज फोर्स किस पार्टिकल्स पर अप्लाइड होता है तो बताइएगा, एक ऐसा पार्टिकल जिस पे मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों अप्लाइड हो, यानी वो पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रख दिया जाए और मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, दोनों फोर्सों का जो सम होगा वही कहलाएगा लॉरेंज फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ चुके थे, मैग्नेटिक फोर्स नहीं आ रहा था, इसलिए पहले मैग्नेटिक फोर्स निकाला गया है। तो किसी भी मूविंग चार्ज पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होगा F बराबर QB साइन थीटा होगा। कहाँ से आया आपको दिखा दिया गया है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये हम पाए थे। किसके द्वारा, ये भी याद रखिएगा, प्रयोग को एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो एक्सपेरिमेंट द्वारा ये हमको मिला था, बाय एक्सपेरिमेंटल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QVB साइन थीटा, मिला के बन गया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QB साइन थीटा। अच्छा, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो K लाएंगे, K की वैल्यू 1 रख दीजिएगा, F बराबर QB साइन थीटा। मैक्सिमम के लिए साइन थीटा की वैल्यू 1, और वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो F बराबर QV क्रॉस B। यही वैल्यू ले जाके यहाँ पे पुट किए, दोनों को ऐड कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को ऐड करने से जो फोर्स मिलेगा उसी फोर्स को लॉरेंज फोर्स कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है F बराबर Q कोष्टक में वेक्टर E प्लस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। ये देखते हैं अगली टॉपिक। जो हमारी अगली टॉपिक है वह एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी चालक पर लगने वाला बल, चालक के अंदर लगने वाला बल। इसके पहले जो टॉपिक पढ़े थे वो भी पढ़े थे बल, F ही निकाले थे। F बराबर फार्मूला क्या मिला था, QVB साइन थीटा। लेकिन जो ये फार्मूला आपको मिला था F बराबर QVB साइन थीटा, मैंने बताया था ये क्या था, जो आपका इलेक्ट्रॉन था वो v वेलोसिटी से क्या था, मूव कर रहा था, जिसका चार्ज q था और मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, b थी। यहाँ पे हमने एक चालक लिया, कंडक्टर लिया है, और कंडक्टर में क्या देखिए ना, उसकी लेंथ कितनी है l, उसके बीच एक इलेक्ट्रॉन ले लिया गया, चार्ज इलेक्ट्रॉन ले लिया गया, जिसपे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है b। अच्छा, इस कंडक्टर की जो एरिया है कितनी है, a है। भाई सबको पता होगा दैट इज x एक्सिस, दैट इज y एक्सिस, दैट इज x एक्सिस, दैट इज z एक्सिस। जो कोई भी चीज़ अगर आप स्पेस में रखेंगे तो वो 3D होगा, 3 डायमेंशन होता है, जिसमें x एक्सिस भी आती है, y एक्सिस भी आती है और z एक्सिस भी आती है। तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है। अच्छा, z एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो y एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी है। vd मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पीछे पढ़ा चुका हूँ चैप्टर नंबर 3 में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इस पे लगने वाला फोर्स F है। इसकी एरिया कितनी है, a है, इस ये p है, ये q है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी पूरी लंबाई कितनी है, l। अच्छा, आप बताओ, ये एरिया हो गया। हमने मान लिया कि जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कैपिटल N है, और जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कैपिटल N है, टोटल नंबर जो होता है वो स्मॉल n इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब यूपी बोर्ड वाले समझते होंगे, आयतन। क्या होता है बेटा, आयतन। अच्छा, आयतन का फॉर्मूला सभी लोग पढ़े होंगे, एरिया इंटू वॉल्यूम। तो हमने ये लिख के रखा है कि n इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, सबको पता होगा। और कैपिटल N क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब कितने आपके कंडक्टर के अंदर कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो है n इंटू जितना आपका कंडक्टर का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एरिया इंटू लेंथ से। ये आपको मिल गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर n इंटू AL। अब ये बताओ, फोर्स
फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स। अभी सुबह फॉर्मूला पढ़ो, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो जो Q है वो क्या बन जाएगा, E। जो वेलोसिटी है यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रही होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, मैग्नेटिक फील्ड B और दैट इज साइन थीटा। यहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ये बिल्कुल कोई आपको तकलीफ नहीं देगा। EVD B साइन थीटा, ये एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है। अच्छा, तो टोटल फोर्स क्या निकालेंगे, टोटल फोर्स, ये स्मॉल एफ से दिखा दीजिएगा, टोटल फोर्स इन कंडक्टर, कंडक्टर का टोटल फोर्स कितना होगा भैया। तो ये बताओ, कैपिटल F बराबर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N और फोर्स कितना F, NF। N को, N की वैल्यू कितना निकाले हैं, NaL, और F की वैल्यू क्या निकाले हैं, EVD B साइन थीटा। अच्छा, अब ध्यान से समझिएगा, इसमें से कुछ फेर बदल किया जाएगा। N हो गया, E हो गया, NEVD, NEVD या A भी ले लो, NEAVD को एक साथ कर लो, NEAVD को एक साथ कर लिया, बच क्या गया, LB साइन थीटा को एक साथ कर लिया, कोई तकलीफ तो होगी नहीं। अच्छा, पीछे आप लोग पढ़े सभी लोग, NEAVD को शायद कहते हैं I, पीछे आपको पढ़ाया हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच यूपी बोर्ड वालों को एक रिलेशन करा गया होगा बाबू लोग, जो आपको मिला था I बराबर NEAVD। कोई दिक्कत ना है, ये आपको मिल चुका है पहले से, तीसरे चैप्टर में करा दिया गया है, इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। तो ये पूरी वैल्यू आपको दिख रही I, देयरफॉर F इज इक्वल टू, ये क्या मिल गया I, ये क्या मिल गया BL साइन थीटा। तो आपको फोर्स मिल गया किसी भी कंडक्टर में, अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है VD वेलोसिटी से, तो लगने वाला फोर्स F बराबर आपको मिल गया IBL साइन थीटा। अगर इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करें, किसकी, देखिए हर एक फोर्स का वेक्टर फॉर्म होता है, मैंने इसका भी आपको वेक्टर फॉर्म बताया था, F इज इक्वल टू Q और V क्रॉस B बताया था। ये जहाँ जहाँ साइन थीटा आएगा तहाँ तहाँ बाबू क्रॉस प्रोडक्ट होता है, और जहाँ जहाँ ये डॉट आता है, क्रॉस आता है, वहाँ वहाँ डॉट प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा आता है तो कौन सा प्रोडक्ट आएगा, क्रॉस। यहाँ भी कौन सा साइन थीटा है तो क्या होगा, क्रॉस। तो लगने वाला आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, और वो भी किस पे, वेक्टर फॉर्म में। तो F बराबर, अब ये बताओ, आपके I को बाहर छोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, L क्रॉस B, क्योंकि क्रॉस कहाँ बना, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा था। तो वेक्टर F बराबर I वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस फोर्स। और किसी भी, अब याद कर लीजिएगा, कोई भी अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर करंट कैरिंग किया रहेगा तो करंट कैरिंग वाले पे फोर्स लगने वाला IBL साइन थीटा। एक आपको अंतर बता दूं, F के दो फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, QVB साइन थीटा, और एक फार्मूला पढ़े F बराबर IBL साइन थीटा। तो बाबू लोग, भैया लोग ध्यान से देखिए, QVB साइन थीटा, IBL साइन थीटा, B दोनों में कॉमन है बाबू। अगर वेलोसिटी दिया होगा और चार्ज दिया होगा तो ये वाला फार्मूला, अगर करंट दिया होगा और क्या दिया होगा, लेंथ, करंट लेंथ देके फोर्स पूछेगा तो ये वाला फार्मूला, और अगर चार्ज और ये आपका वेलोसिटी देके पूछेगा तो ये वाला फार्मूला। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स निकालने के दो फार्मूले मिल चुके हैं। पहला मिला था F बराबर QVB साइन थीटा। QVB साइन थीटा कब लगाएंगे, जब क्या दिया होगा, चार्ज दिया रहेगा और वेलोसिटी दिया रहेगा। दूसरा फार्मूला आपको मिल गया F बराबर IBL साइन थीटा। ये फार्मूला कब लगाएंगे, तो जब आपका करंट और लेंथ दिया होगा तब लगाएंगे। तो ये आप ये दोनों फार्मूला देख लिए, फोर्स लगने के फार्मूले आप देख लिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो ले सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगली टॉपिक। अगली टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन। मीन्स दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल। आप बल F निकाले थे, वो किसका था, किसी भी चार्ज का था, जब वेलोसिटी से मूव किया था, वो भी सिंगल वायर का था। दूसरा चार्ज, दूसरा फोर्स आपने निकाला था कंडक्टर यानी चालक का, वो चालक भी सिंगल था जिसकी लेंथ L थी। यहाँ पे दो तार रखे, आपको दिख रहा होगा, एक तार AB और दूसरा तार कौन सा है, CD। तो दो तार रखे गए, एक AB दूसरा CD। इन दोनों के बीच की तो दूरी है, कितनी है, R है। कितनी है बाबू, R है। एक वायर AB है, दूसरा वायर CD है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R।
देखिएगा ए बी पे जो धारा है यानी करंट है I1 है, सी डी पे जो करंट है वो कितनी है I2 है। आपको निकालना है कि इन दोनों के बीच ना इस पे भैया दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा। ये इस पे भी ससुरा लगाएगा, ये भी इस पे लगाएगा। अब जब इहो ए पे ढकेली ससुरा दोनों दूरे जाइए तो वही पूछ रहा बिचवा में कितना बल लगेगा। इहो तरवा ये पे बल लगाए कहा कि सिंगल बार का एफ बराबर क्यू बी पढ़े थे ना, एफ बराबर क्यू बी साइन थीटा पढ़े थे, तो आइयो उतने लगाएगा, आइयो एफ बराबर क्यू बी साइन थीटा पे लगाएगा, इस ससुरा इधर लगाएगा, तो बिचवा में कितना बल लगेगा वही बल निकालने के लिए फार्मूले का यानी सूत्र का डेरिवेशन करने जा रहे हैं। अगर दो तार ए बी, एक तार ए बी हो दूसरा तार सी डी हो, दोनों के बीच की दूरी कितनी हो आर हो, और भैया इसमें करंट I1 इसमें करंट कितनी I2। देखो लूप बनाए, लूप बनाने का मतलब क्या है, यहाँ पे दिखाया गया इसकी मैग्नेटिक फील्ड B1 है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड B2 है। दो वायर है तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड कैसे अलग होगी, एक की B1 दूसरे की B2। इसके द्वारा इस पे लगने वाला फोर्स F1 दिखाया हूँ, इसके द्वारा इस पे लगने वाला फोर्स F2 दिखाया हूँ। अब मैं लिख दे रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड बाय करंट I1 एट एनी पॉइंट ऑन वायर CD, मतलब CD पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगी। पहले आप निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र, क्या निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र, यानी CD तार पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा I1 धारा से वो कितना होगा पहले उसको निकालेंगे। तो फॉर्मूला सबको पढ़ाया गया है, B1 बराबर म्यू नॉट I1 अपान 2 पाई R। सब लोग पढ़ो ना बाबू, मतलब किसी भी चालक तार अनंत तार पे लगने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, अगर नहीं पढ़ोगे तो जान जाइए अनंत तार यानी इनफाइनाइट, अनंत तार यानी इनफाइनाइट वायर, कौन सा वायर बाबू इनफाइनाइट वायर पर चुंबकीय क्षेत्र इनफाइनाइट वायर से जो चुंबकीय क्षेत्र होगा याद कर लीजिएगा बाबू, B बराबर होता है म्यू नॉट I अपान 2 पाई R। इनफाइनाइट का होगा, सिंगल अगर नॉर्मल लेंथ के लिए होगा तो नॉर्मल लेंथ का फॉर्मूला आपको लिखवाया गया होगा, वो बायो-सेवर्ट का नियम था, B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान I स्क्वायर पढ़े होंगे। ये अनंत तार अनंत लंबाई के लिए है, तो वही यहाँ पे यूज हुआ है B1 बराबर म्यू नॉट I1 अपान 2 पाई R। ये आपका क्या निकल गया, ये तो अभी आपने निकाल लिया चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। अब इस क्षेत्र की वजह से आप बताओ उसकी अगर लंबाई L मान लेते हैं तो लगने वाला बल भी तो चाहिए। अब मान लो निकालो फोर्स एक्टिंग ऑन वायर CD, यानी CD वायर पर लगने वाला फोर्स निकालेंगे। अगर इसकी लेंथ जो होगी, लेंथ यानी लंबाई जो होगी कितनी होगी L होगी। तो F बराबर अभी लेंथ के लिए फॉर्मूला आया गया था IBL साइन थीटा, सभी लोग पढ़े, अभी कुछ देर पहले इसका प्रूफिंग हुआ था। F बराबर IBL साइन थीटा सभी लोग पढ़ चुके हो, तो वही यहाँ पे आने वाला F बराबर क्या IBL साइन थीटा। ये दूसरे वायर पे है भाई, CD दूसरा वायर है, तो जो फोर्स होगा F2 होगा, तो करंट भी कितनी होगी I2 होगी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है B1 है, ध्यान से देख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है B1 है। F बराबर IBL साइन थीटा था, लेकिन CD हमारा दूसरा वायर था, तो उस पर लगने वाला फोर्स F2 और इस पे लगने वाला फोर्स F1। तो F2 तो करंट कौन सी आएगी I2 और मैग्नेटिक फील्ड तो B1 होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे साफ साफ आपको B1 दिख रहा है। हाँ इस पे निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा B2 होगा और L साइन थीटा। तो I2 को रहने दीजिए और B1 की वैल्यू ऊपर लिखे हैं म्यू नॉट I1 अपान 2 पाई R, L बगल में साइन थीटा। तो आप कह सकते हैं F2 बराबर म्यू नॉट I1 I2 अपान 2 पाई R, L साइन थीटा। ये क्या था, फोर्स एक्टिंग ऑन वायर CD पे था, ड्यू टू AB था। अब इसी का उल्टा कर देंगे, जैसे लिखा तार CD पर I1 धारा के द्वारा, तो आप लिख सकते हो इसी का जस्ट उल्टा। मैं यहाँ पे देखो शॉर्टकट में आपको दिखाता हूँ, आप लिख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड माने चुंबकीय क्षेत्र, MF लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, चलेगा ना, MF यानी चुंबकीय क्षेत्र किस पे भैया ऑन AB, ऑन AB, और वहाँ पे धारा कौन सी होगी I2। तो अब निकालेंगे क्या B2, भाई AB पे क्या आएगा B2 और CD पे क्या आएगा B1। तो जब बात हो रही थी CD पर तो क्या लिखे थे B1, अब बात किस पर हो रही है AB पे, तो क्या लिखोगे B2। B2 बराबर क्या होगा म्यू नॉट, अच्छा इसमें करंट कितनी थी I2 थी, तो म्यू नॉट I2 अपान 2 पाई R। फोर्स एक्टिंग ऑन वायर CD निकाले ना, तो सेम फोर्स एक्टिंग
ऑन वायर ए बी, यानी ए बी पर लगने वाला बल, किस पर, ए बी पर लगने वाला क्या बल आपको निकालना है। फॉर्मूला पढ़े हो, F बराबर आई बी एल साइन थीटा। ये F2 था क्योंकि दूसरे पे निकला था, ये ए बी पे निकल रहा, तो ए बी पहला वायर है तो ये F1 बन जाएगा। अच्छा ये I2, क्योंकि भाई उसमें करंट I2 थी, इसमें करंट कितनी है I1, तो यहाँ पे आप ले लेंगे I1। ये B1 था क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड B1 थी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B2 है, इसको ले लेंगे B2। और ये बगल में क्या भैया IBL और साइन थीटा। I1 को रहने दीजिए, B1 B2 के वैल्यू ऊपर लिखा है म्यू नॉट I2 अपान 2 पाई R L साइन थीटा। अच्छे से अरेंज कर लीजिए, म्यू नॉट I1 I2 अपान 2 पाई R L साइन थीटा। मुझे लगता है जो ये होगा वही होगा, देख लीजिए F1 और F2 में कोई आपको डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, यानी जितना F1 मतलब ABCD पे लगाएगा उतने CD ससुरा AB पे लगा देगा। AB के द्वारा CD पे लगाया गया बल CD के द्वारा AB पर लगाया गया बल के ससुरा बराबर है, दोनों है म्यू नॉट I1 I2 अपान 2 पाई R L साइन थीटा। कोई दिक्कत तो होगी नहीं। जब ये बताओ जितना हम तुम पे लगाएं तुम भी ससुरा हम पे उतना ही लगा दो, तो नेट बल तो बिचवा में नेटे बल ना होगा, मतलब जब दोनों सेम हो गए तो आप कह सकते हो नेट बल जो आपका नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स को आप कह सकते हो भैया F बराबर फार्मूला मिल गया म्यू नॉट I1 I2 L साइन थीटा अपान 2 पाई R। कभी कभी इसको लिखा था F बटे L, फोर्स पर यूनिट लेंथ। F बटे L का मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट। एक मिनट रुके बा, अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है आपको। F बटे L बराबर लास्ट लाइन लिख देते हैं म्यू नॉट I1 I2 साइन थीटा अपान 2 पाई R, दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। एक एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का सूत्र होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए, लिख देता हूँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ पे जगह खाली है ना, देखो अगर कोई पूछे कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, यूपी बोर्ड वाले कहते हैं एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल F बटे L बराबर म्यू नॉट I1 I2 अपान 2 पाई R साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए इसका प्रूफिंग कितना इजी था, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। इस प्रूफिंग को ध्यान से देख लीजिए, कोई आपको तकलीफ होने वाली नहीं है मुझे लगता है। हाँ कभी कभी ये पूछ देता है कि 1 एम्पियर की डिफिनेशन बताइए, किसकी, 1 एम्पियर की, तो कुछ करना नहीं होगा, इसी फार्मूले में आइएगा और बोलिएगा आप। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ये साफ कर लेता हूँ और यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ 1 एम्पियर की डिफिनेशन। इसी से देखिएगा, ये 1 एम्पियर, F बराबर आप 1 न्यूटन मान लीजिए, F बराबर 1 न्यूटन मत मानिए। देखिए L बराबर पहले 1 मीटर मानिए, I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की पूछा तो 1 एम्पियर लिखेंगे। अच्छा R बराबर 1 मीटर और थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री। तो ये आपको मिल जाएगा F बटे 1 म्यू नॉट अपान 2 पाई, और ये 1 इंटू 1 अपान 1 और साइन 90 डिग्री। तो आपको मिल गया F बराबर, ये पूरा 1 हो जाएगा और इसके बोले तो 2 × 10 की पावर -7 न्यूटन। तो अगर कोई पूछेगा कि डिफाइन 1 एम्पियर, तो बताइएगा जब दो समांतर यानी दो पैरेलल वायर के बीच लगने वाला फोर्स 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो, तो समझ जाइएगा उनमें प्रवाहित होने वाली यानी उसमें बहने वाली, उसमें फ्लो करने वाली करंट की वैल्यू 1 एम्पियर होती है। याद हो गई, कोई दिक्कत ना बाबू लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। F बटे L बराबर म्यू नॉट I1 I2 अपान 2 पाई R L साइन थीटा, यही तो फार्मूला है। फार्मूला याद करने के लिए कोई तोप थोड़े ना, बहुत ससुरा आसान है, देखो एक बार में याद हो जाएगा। F बटे L बराबर म्यू नॉट I1 I2 L साइन थीटा अपान 2 पाई R। अब कह रहा है कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है डिफाइन 1 एम्पियर। अभी मान लो इस बार तो फर्स्ट टर्म यूपी बोर्ड जो CBSE वाले हैं वो
वो दे रहे हैं, टिक्का और टिक्की वाला दे रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, ऑप्शनल दे रहे हैं। हाँ यूपी बोर्ड तो सब लिख के, वो यूपी बोर्ड कब वो ऐसा नहीं पूछेगा कि नहीं तुम टिक करो, यूपी बोर्ड कहेगा लिख के दो। वो देखो कोविड वोविड आ रहा है, बढ़ रहा है, क्या पता होगा कि नहीं होगा, तो लिखने वाला पूछता है। तो लिखने के लिए अगर 1 एम्पियर पूछेगा, 1 एम्पियर को परिभाषित करिए, तो क्या कहना कि जब दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो तो उसमें प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरा डेरिवेशन है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो टॉपिक आपके बोर्ड पे लिखा हुआ होगा बहुत तगड़ी टॉपिक है, देख लीजिएगा। एक्सप्रेशन दिया आपको, एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड, मतलब लंबी परिनालिका के बीच चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका के बीच आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर। तो पहली बात तो यही आती है कि सोलेनॉइड क्या है। कंफ्यूजन बच्चों को तो यही होता है कि व्हाट इज सोलेनॉइड। तो पहले हम थोड़ा सा आपको जिक्र करते हैं बाबू सोलेनॉइड के बारे में कि सोलेनॉइड क्या होती है। अगर सोलेनॉइड क्लियर हो तब तो कुछ आगे बातें की जाए कि भाई इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा। अब जब ससुरा के सोलेनॉइड नहीं पता क्या होता है तो कहाँ से ओकरे बीच में चुंबकीय क्षेत्र निकाले जाए। तो पहले सोलेनॉइड जान जाते हैं, उसके बाद इसके अंदर कितना चुंबकीय क्षेत्र वो भी आसानी से जान जाएंगे। तो सोलेनॉइड क्या होती है मैं आपको बताऊं। सोलेनॉइड एक शेप है, शेप देखते होंगे आप लोग 100%। वायरिंग देखें, वायरिंग पंखे उनके में जो वायरिंग होती है, कभी दे जाइएगा पंखा का जहाँ बनता होगा उसकी दुकान पे जाएंगे तो पक्का आप वायरिंग देखेंगे। ऐसे कार्डबोर्ड की सीट होती है, कार्डबोर्ड मतलब दफ्ती वाइट सीट होती है, और दफ्ती की ऐसे गोल सी सीट लेंगे, वो बीच से खाली होगी और किनारे से ऐसे उसको लपेट देंगे। बिल्कुल ऐसे देखिए बीच से खाली होगी, जैसे कैप है ना, बीच से खाली होगी और दोनों तरफ से ऐसे खाली होगी और ऊपर ऐसे इस तरह प्लेट बना होगा। अब ये आप समझिएगा क्या आपका सोलेनॉइड है। ये जो मार्कर है सोलेनॉइड का शेप का है, लेकिन बीच में पूरा क्या होगा, खोखला होगा, मतलब खाली होगा। गौवा में पुलिया ना वाले जो पनिया पास कराल जाला, एकदम वह सोलेनॉइड का शेप होता है। आप उसके ऊपर क्या करेंगे, तांबे के तार को खूब क्या करेंगे, पास पास लपेट देंगे। तो जब किसी भी सोलेनॉइड का मतलब बस इतना समझना, सिलिंड्रिकल, जब कभी सिलिंड्रिकल शेप वाले कुंडली पर आप तांबे के तार को पास पास लपेट देंगे तो वो जो नया स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, दिस इज कॉल्ड सोलेनॉइड, मतलब उसी को परिनालिका के नाम से जाना जाता है। याद कर लीजिए, कोई बहुत समझने वाली या बहुत उलझन की बात तो है नहीं। अरे ससुरा एकदम सिंपल था। क्या था कि भैया जब एक खोखली बेलन पर तांबे के तार को पास पास लपेट दिया जाता है तो वो जो बना उसी का नाम हो जाता है सोलेनॉइड, और उसी के भीतर आपको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। अगर कोई पूछेगा सोलेनॉइड का फिगर कैसा होता है तो बताइएगा, कुछ करना नहीं है। ये खोखला बेलन हो गया, बेलन मतलब सिलेंडर, सीबीएसई वालों, ये आपने सिलेंडर लिया। अब आप सिलेंडर के ऊपर क्या करिएगा, तांबे के तार को पास पास ऐसे लपेट दीजिए। ये तांबा का तार है, देखो पास पास बिल्कुल लपेट दो, पता ना चले। ये तो मान लो 2D नहीं है, वो 3D स्ट्रक्चर होता है। आप तो बोर्ड पे दिखाना तो आपको पता तो नहीं चलेगा। यही है सोलेनॉइड। इसमें करंट फ्लो करा दो, आई जाएगी तो ससुरी आएगी कितना, आई बता दिया हूँ। किसी भी सर्किट में जितनी करंट जाती है उतनी करंट वापस चली आती है। तो यही आपका सोलेनॉइड का फिगर हो गया। एक पाइप ले लिया, एक सिलेंडर टाइप कोई भी शेप ले लिया, बेलन टाइप, उसके ऊपर तांबे के तार को लपेट दिया तो वही बन गई सोलेनॉइड। और इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, वही चुंबकीय क्षेत्र, वही मैग्नेटिक फील्ड हमें ज्ञात करनी है। नाउ वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसी की आपको गणना करनी है। ये सोलेनॉइड को हमने बीच से ऐसे फाड़ दिया, ये सोलेनॉइड थी, इसको अब देखो सोलेनॉइड थी है ना, इसको बीच से ऐसे फाड़ दो। ये सोलेनॉइड थी, बीच से ऐसे फाड़ दो। जब फाड़ोगे ना तो दो शेप बनेगा, एक शेप ऊपर वाला, एक शेप नीचे वाला। ऊपर वाले में ये भीतरी चुंबकीय क्षेत्र, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र मतलब आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। दोनों प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख गई। अच्छा, इसमें हमने एक आपका दे लिया कैसा शेप ले लिया, वो भी रेक्टेंगल टाइप है। अब इस रेक्टेंगल टाइप शेप की मदद से हम इसके भीतर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे बहुत आसानी से। क्या करेंगे, पहले PQ को निकाल लेंगे, फिर QR पर निकाल लेंगे,
फिर RS पे निकालेंगे और फिर PS पे निकालेंगे और जितना आएगा ससुरा चारों को जोड़ देंगे तो वो PQRS पर लगने वाला नेट चुंबकीय क्षेत्र निकल जाएगा। तो आपको कुछ करना नहीं है। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, लेकिन याद रहे बाबू लोगन फार्मूला किसका यूज होगा, एम्पियर सर्किटल लॉ का, क्योंकि लाइन इंटीग्रल के लिए, रेखा के लिए चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र आपके एम्पियर सर्किटल लॉ से मिला है, जिसको अभी कुछ देर पहले पढ़ा गया है। बाय एम्पियर सर्किटल लॉ वी फाइंड द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट इनक्लोज इन द सर्किट। तो अभी आप ये पढ़े हैं, तो आपको निकालना क्या है, B डॉट DL निकालना है। और आपने यही पढ़ा है ना कि B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट करेंट इनक्लोज्ड इन सर्किट, करेंट इनक्लोज्ड इन सर्किट, यही फार्मूला पढ़ा गया है। इसी फार्मूले पे काम करेंगे। लेकिन आपको बता दूं, जो ये B डॉट DL है, ये जो B डॉट DL है, अच्छा एक चीज़ और मान लेना, जो PQ है, ये PQ बराबर तुम मान लेना L, और जो आपका ये है PQ जितना होगा उतना कौन होगा, SR होगा, और जितना PS होगा उतना QR होगा, और वही क्या होगा, B होगा। इतना बस ध्यान से देखिएगा। तो BDL निकालने के लिए पूरा PQRS पे निकालना, तो यहाँ अलग से लिख दे रहा हूँ। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना के आप चाहे तो छोड़ सकते हैं और बोल सकते हैं लाइन इंटीग्रल B डॉट DL, वो भी किस पे, PQRS पे निकालना है। तो इसको अलग अलग कर लीजिए। B डॉट DL, एक बार P से आप Q निकाल लीजिए, और एक बार आप कहाँ से, Q से R निकाल लीजिए, ये भी B डॉट DL होगा। और एक बार आप कहाँ, R से S के लिए जाएंगे बाबू, और उसके बाद एक बार कहाँ, S से P या P से S कह लीजिए। ये चारों लाइन पे अलग अलग आप निकालिएगा, और निकालने के बाद चारों को जोड़ देंगे तो ABCD पर नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट चुंबकीय क्षेत्र आपको ज्ञात हो जाएगा। ये बताइए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज लेंथ, ये लेंथ है और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच बनने वाले एंगल को ध्यान से देखिएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है आपकी, ये आपकी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र, और ये आपका लेंथ है। लेंथ और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाला एंगल 90 डिग्री सिर्फ और सिर्फ PS और QR पर है। तो ध्यान से देखिएगा, आप अलग अलग सबको सॉल्व करिएगा। जब आप PQ के लिए आइएगा तो PQ BDL और डॉट है तो क्या टूटेगा, cos थीटा। और आपको बता दूं कि यही इसकी लेंथ है और यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो दोनों बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होने की वजह से यहाँ पे cos 0 डिग्री बनेगा। अब आइए QR पर आएंगे तो BDL cos, अब देखिए ना QR लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये लेंथ है, बीच का एंगल कितना डिग्री, 90, तो cos कितना, 90। अब कहाँ आ गए आप, RS पे आ जाओ, कहाँ जाओ बाबू, RS पे आ जाओ, तो ये भी डॉट टूटेगा तो cos बनेगा, और ये आपका जो RS है ये भी कितना डिग्री, 0 डिग्री बनेगा, क्योंकि यहाँ भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये आपकी लेंथ थी, ठीक। और ये क्या है, PS है, ये लास्ट क्या बच गया, PS, तो PS पे क्या है, BDL है, और यहाँ पे भी कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ भी आप लिख दोगे cos 90 डिग्री। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये B बाहर हो गया और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो अंदर आपका बच जाएगा DL। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे B आप बाहर करिए, यहाँ पे DL और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यहाँ पे B को बाहर करिए, ये देखिए ये किसका था, आपने PQ का देख लिया, ये आपने QR का देख लिया, ये आपने RS का देख लिया, और DL यहाँ पे cos कितना डिग्री बन रहा था भैया, 90 डिग्री, हाँ cos 0 डिग्री ना, सॉरी। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि जो SR है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कहाँ है भाई, मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ से बन रही है, चुंबकीय क्षेत्र तो यहाँ से बन रहा है, और इस ससुरा चुंबकीय क्षेत्र के बाहरवा है। तो ये बताओ, चुंबकीय क्षेत्र के जो अंदरवा रहेगा उस पर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होगा, जो बाहरवा रहेगा उस पर रहेगा। तो ये तो ससुरा बाहर है, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्टर नहीं होगा। तो B की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, 0, और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, इसको इस तरह छोड़ दीजिएगा। प्लस B बाहर कर लीजिए, अंदर यहाँ क्या बच गया, DL, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो यहाँ लिख दीजिएगा बगल में 0। अब ये बताओ B और ये लाइन इंटीग्रल DL छोटी सी इकाई होती है,
और जब किसी भी लेंथ का इंटीग्रल करते हैं तो टोटल लेंथ मिलता है। और यहाँ पे लिखा हो पी क्यू की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है बाबू, एल है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा बी एल, और ये कितना हो गया, 0 से गुणा करेंगे तो 0, ये 0 से गुणा करेंगे 0, ये 0 से करेंगे जुड़ा 0, ये कितना हो गया, बी एल हो गया। ये क्या हो गया बाबू, बी एल हो गया। ये किसकी वैल्यू आपको मिल गई, बी डॉट डी एल की मिल गई, वो भी किस पे, पी क्यू आर एस पर। ये क्या है, म्यू नॉट करेंट इनक्लोज द सर्किट, यानी सर्किट के अंदर कितना करंट इनक्लोज हो रहा है। तो हमने मान लिया कि सर्किट के अंदर ये जो आपका घुमावदार पट्टी थी, इसका जो टोटल नंबर था वो कितना मान लिया, एन मान लिया। कितना मान लिया, एन। आप लिख सकते हैं कि टोटल करेंट इन सर्किट, सर्किट के अंदर जो टोटल करंट इन सर्किट लिख लीजिएगा, यानी सर्किट के अंदर जो टोटल करंट होगा वो कितना होगा, एन होगा। और देखिए आई तो होगा ही, तो और ये इसकी लेंथ कितनी है, एल, तो ये बन जाएगा एन एल आई बाबू। ये टोटल करंट होगी सर्किट में। और इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाए थे ना, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम फर्स्ट ये बी डॉट डी एल की वैल्यू बेटा अभी आप पा गए हो, कितना, बी एल पा गए हो, और बराबर करके म्यू नॉट तो आपका रहेगा ही रहेगा भैया, और ये जो करंट इनक्लोज इन सर्किट है ये आप पा गए हो एन एल आई। तो ये बताओ एल से एल गया, तो बी बराबर आपको फार्मूला मिल गया म्यू नॉट एन आई, बी बराबर म्यू नॉट एन आई। चूँकि एन बराबर होता है कैपिटल एन अपान एल, तो बी बराबर एक और फार्मूला मिल जाएगा म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपान एल। तो कैपिटल एन के फॉर्म में ये वाला फार्मूला, स्मॉल एन के फॉर्म में ये वाला फार्मूला। तो अब आप मिस मत करिएगा कि सोलेनाइड क्या होती है सर, सोलेनाइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, सोलेनाइड भी आपको समझा दिया। सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर म्यू नॉट एन आई भी बता दिया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है, और ध्यान से इसका रिवीजन वगैरह कर लीजिएगा। सोलेनाइड आपने देख लिया था। आइए सोलेनाइड के बाद अब देखते हैं सोलेनाइड का भाई है टोराइड। सोलेनाइड का भाई है कौन, टोराइड। आपने सोलेनाइड देख लिया था, अब आगे हम पढ़ने वाले हैं टोराइड। हेडिंग आपके सामने है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोराइडल सोलेनाइड। टोराइडल सोलेनाइड की मैग्नेटिक फील्ड, यानी टोराइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा आपको वो बताने वाले हैं। आपने सोलेनाइड पढ़ा ना, सोलेनाइड कैसा था, बेलनाकार था, यानी सिलिंड्रिकल टाइप शेप था जिसके ऊपर तांबे के तार को लपेटा गया था। अगर वही जो सिलिंड्रिकल टाइप शेप है वो अब सर्कुलर टाइप बन जाए, कैसा बन जाए, सर्कुलर टाइप, तो जब तांबे का तार सिलिंड्रिकल टाइप शेप पे लपेटा जाता है तो सोलेनाइड बनता है, और जब तांबे का तार सर्कुलर टाइप कार्डबोर्ड शीट पे लपेटा जाएगा तो वो बनता है टोराइड। देखिए ये आपका सर्कुलर है, सर्कुलर टाइप आपको दिख रहा होगा। अब ये सर्कुलर टाइप हमने बना दिया, इसे बेलन सर्कुलर टाइप खोखला है, और इसके ऊपर तांबे के तार को लपेट दो। ये तांबे के तार को आप क्या करो, लपेट दो भाई। तो जो तांबे के तार को लपेटने के बाद जो आपका फिगर यानी चित्र का निर्माण हो रहा है, जो चालक बन रहा है, उसी को आप क्या कह दोगे, टोराइड कह दोगे। यही बन गया आपका, देखिए टोराइड। ये R1 हो गया, ये बाहर वाला R2 हो गया, इसको बोलेंगे इंटरनल, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल। R1 बराबर इंटरनल रेडियस, कौन सी रेडियस, इंटरनल रेडियस, यानी भीतरी त्रिज्या, कौन सी, भीतरी त्रिज्या। और ये जो आपकी दूसरी है R2, इसको आप बोलेंगे एक्सटर्नल, कौन सी, एक्सटर्नल रेडियस, जिसको यूपी वाले कहते हैं बाहरी त्रिज्या। तो क्या कुछ दिक्कत है क्या, सोलेनाइड पढ़े ना, सोलेनाइड माने का परिनालिका, परिनालिका की बात होगी तो कह देना कि जब बेलन के ऊपर यानी सिलेंडर के ऊपर तांबे के तार को लपेट के तैयार करने वाला जो आपका चालक होगा, जो आपका डिवाइस हुई, उसको बोलेंगे आप सोलेनाइड। और जब वही वृत्ताकार पे लपेट के तैयार कर दिया गया तो बोल देना क्या, टोराइडल। तो जैसे सोलेनाइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र निकाले थे, उसी तरह बिल्कुल सेम टोराइड के भीतर भी चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो जैसे बताया था तो सोलेनाइड का जो फिगर बना था, उसी तरीके से सेम काट के फिगर बनाया गया, किसका, ये टोराइडल का बनाया गया है। तो टोराइड को जब देखा गया तो टोराइड के 3 पार्टों पर, यानी 3 जगह हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ये आपका जो यस वाला, ये मेन टोराइड का फिगर आपको दिख रहा होगा, ये आपका मेन टोराइड हमने रखा है। अच्छा, एक बार टोराइड पर निकालेंगे,
एक बार टोराइड के भीतर निकालेंगे और एक बार टोराइड के बाहर निकालेंगे। तो 3 जगह हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, यानी पहली केस लिखेंगे इनसाइड, क्या लिखेंगे, इनसाइड टोराइड, यानी टोराइड के भीतर। इनसाइड टोराइड मतलब टोराइड के भीतर। जब टोराइड के भीतर की बात होगी तो फार्मूला वही सेम होगा, अभी भी फार्मूला वही होगा, B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। याद रखे रहेगा, फार्मूला जो उसमें लगा था बिल्कुल सेम फार्मूला ये उसमें भी लगेगा, क्योंकि चेंज नहीं होने वाला है। जितना उसमें आपने फार्मूला यूज किया था उसका एम्पियर सर्किटल लॉ का, वही सेम फार्मूला इसमें भी यूज होने वाला है। तो टोराइड के भीतर निकालने के लिए आप फार्मूला लगाओगे B.dl बराबर म्यू नॉट आई। चूंकि ये जो करंट है ना, करंट इस पे जा रही है आई, ना कि इसके भीतर होगी। करंट आपके सोलेनॉइड पर होगी। सोलेनॉइड के अंदर मैं बताता बिल्कुल कैसा होगा, खोखला होगा। तो टोराइड के अंदर भी बिल्कुल कैसा होगा, खोखला होगा। तो खोखले जगह क्या आपकी करंट प्रोवाइड होगी, नहीं ना होगी। तो इसके भीतर कोई भी करंट नहीं होगी। तो आप बोल देंगे चूंकि I बराबर 0, इसलिए B.dl बराबर 0, दैट मीन्स B बराबर 0, क्योंकि dl इज नॉट इक्वल टू 0। dl कभी भी यानी लंबाई कभी 0 नहीं हो सकती है। लंबाई आपको दिख रही है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र B का मान 0 हो जाएगा। तो जब बात होगी टोराइड की तो बताना टोराइड के भीतर करंट ना होने की वजह से उनका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा टोराइड के इनसाइड वो कितना होगा, 0 होगा। अब नंबर 2 केस बनेगी, आपको भी पता है। अब एट टोराइड, एट द सरफेस ऑफ टोराइड कर सकते हैं, एट द सरफेस ऑफ टोराइड, यानी टोराइड के सतह पर। कहाँ, टोराइड के सतह पर, टोराइड के सतह पर आपको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए फिर वही फार्मूला B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट, और यहाँ पे लिखेंगे करंट, यानी लिख दे रहा हूँ म्यू नॉट करंट इनक्लोज द सर्किट। इस सर्किट के द्वारा करंट कितना इंक्लूड होगा आपसे बताया था, टोटल करंट होता है NLI। अभी पीछे फार्मूला सोलेनॉइड वाला बताया था, टोटल करंट कितना NLI। चूंकि इसमें क्या है, ये सर्कुलर है, तो सर्कुलर की जो लेंथ होती है उसकी सरकमफरेंस होती है, तो L की जगह बन जाएगा 2πRI। तो आप देखो यहाँ से B बाहर हो जाएगा, अंदर बच जाएगा dl, और ये हो गया म्यू नॉट, और करंट आपकी हो गई NLI। और आप dl की वैल्यू जानते हैं कितनी होती है, 2πr, क्योंकि dl इस छोटे से लेंथ का नाम होगा। और जब छोटे से लेंथ का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो सर्कल का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी सरकमफरेंस मिलती है। जो सर्कल की सरकमफरेंस होती है वही उसकी लंबाई कहलाती है, और उसकी लंबाई आपको मिल गई कितनी, 2πr। और वही वैल्यू यहाँ भी आप रख सकते हैं, म्यू नॉट n इंटू 2πRI। 2πr से 2πr गया, B बराबर फार्मूला मिल गया म्यू नॉट NI। B बराबर आपको फार्मूला मिल गया म्यू नॉट NI। याद रखे रहेगा, यही सेम फार्मूला मिला था सोलेनॉइड का जो टोराइड का मिल रहा है स्मॉल n के रिस्पेक्ट में, लेकिन स्मॉल n बराबर होता है कैपिटल N अपॉन L। वहाँ सोलेनॉइड की लेंथ थी तो L था, यहाँ लेंथ नहीं होगी, यहाँ सरकमफरेंस 2πr। और एक चीज़ और आपको बता दें, जो वैल्यू होगी R की वो होगी R1 प्लस R2 अपॉन 2, यानी दोनों रेडियस की जो एवरेज होगी वही आपकी रेडियस कहलाएगी। तो इसका अगर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला देखें तो B बराबर बन जाएगा म्यू नॉट कैपिटल NI बटे 2πr की जगह आप कह सकते हैं R1 प्लस R2 बटे 2। दैट इज द फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ टोराइड। तो 2 जगह आप निकाल लिए, एक सरफेस पर, एक इनसाइड। अब एक बात करेंगे आउटसाइड की, यानी तीसरा लिख दिया जाए आउटसाइड। आउटसाइड टोराइड, टोराइड के कहाँ, बाहर, यानी टोराइड के बाहर, टोराइड के बाहर। एक बात आपको बता दें कि अभी जब पीछे आपको पढ़ाया था तो सोलेनॉइड के बाहर एक लाइन ऊपर देखे थे आप, कोई ऊपर लाइन थी शायद PQRS करके SR करके कोई लाइन थी। तो जो सोलेनॉइड के बाहर था वहाँ मैंने बताया ना, बाहर चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा ना काम करता है। अगर ये आपकी सोलेनॉइड है, ये आपकी टोराइड है, तो टोराइड के बाहरवा थोड़ा ना काम करेगा इसका चुंबकीय क्षेत्र, या तो उस पर काम करेगा या तो उसके भीतर काम करेगा, और बाहरवा थोड़ा ना जाएगा। ससुरा जितना क्षेत्र बन गया है उस क्षेत्रवा के सरफेस से लेके
जैसे तमिल वाले हिरहुआ होते हैं तो वो चिन्हा घिस देते हैं कि ये हमारा क्षेत्र हो गया, तोरा क्षेत्र हो गया, ससुरा ये क्षेत्र में आओगे तो मार देंगे तुमको, और चाहे वो वाला तगड़ा रहेगा तो ससुरा के मार देगा। तो चिन्हवा जहाँ खाचा रहेगा तो क्षेत्र चिन्हवा के अंदर रहेगा, चिन्हवा के ससुरा बाहरवा रहेगा। जो उसका क्षेत्र बनेगा वो चिन्हा के अंदर होगा, चिन्हा पर से शुरू हो जाएगा। तो जो टोरॉइड का आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस चिन्हे पर से शुरू होगा और अंदर तक आएगा। अब चिन्हवा के तो हम बाहरवा खड़ा है तब थोड़ा ना मरबे, काहे कि चिन्ह के बाहर वो दूसरे का क्षेत्र है और तुम कहो कि मेरे क्षेत्र में आऊंगा तब मैं तुमको मारूंगा, तो यस के बाहर तुम्हारा नहीं है, किसी और का है। तो टोरॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है। तो आप कह सकते हैं B डॉट डी एल इज इक्वल टू, यहाँ भी फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई, चूंकि बाहर B बराबर 0 होता है इसलिए यहाँ पर आप कह सकते हैं टोरॉइड के बाहर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो आपने दो चीज़ आप पढ़ लिया, एक सोलेनॉइड पढ़ा, एक क्या पढ़ा, टोरॉइड। सोलेनॉइड क्या होती है, टोरॉइड क्या होता है, दोनों बता दिया, दोनों के बीच अंतर बता दिया। B बराबर म्यू नॉट एन आई उसका भी मिला था, B बराबर म्यू नॉट एन आई इसका भी मिला। उसमें n की वैल्यू कैपिटल N अपान L थी, इसमें n की वैल्यू कैपिटल N अपान L, लेकिन L बराबर मिल गया 2 पाई R। कोई पूछेगा R क्या, तो बताना R1 प्लस R2 अपान 2। ये आपने देख लिया आपके टोरॉइड और सोलेनॉइड दोनों के फार्मूले का डेरिवेशन। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो इसका ले सकते हैं। क्या ये देखते हैं अगली टॉपिक जो आपकी है वह टॉर्क ऑन करंट लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण। हमको क्या निकालना है, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड, ये पूरा जो सिस्टम आपका है मैग्नेटिक फील्ड, देखिए दो चुंबक रखा है N और S, नॉर्थ साउथ क्या होते हैं, मैग्नेट के दो पोल होते हैं, चुंबक के दो पोल होते हैं। अब ये एक मैग्नेटिक फील्ड का काम कर रहे हैं, इनके बीच हमने क्या कर रख दिया है, एक हमने क्या करंट लूप रख दिया है, क्या रख दिया है, धारावाही लूप को रख दिया है। अब इस धारावाही लूप से यानी इस करंट लूप से कितना टॉर्क होगा, टाउ, आपको टॉर्क निकालना है। इस लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो इससे कितना टॉर्क होगा, वो टॉर्क आपको बताना है। तो पहले आप क्या करिए, आपको मैंने टॉर्क की परिभाषा बता चुका है पीछे कि टॉर्क क्या होता है, जब एक ही लेंथ पर दो तरीके से फोर्स लगते हैं तो वही होता है टॉर्क। यानी एक लेंथ है, इस पर एक फोर्स ऊपर की तरफ, दूसरा फोर्स नीचे की तरफ, तो एक ही लेंथ पे दो फोर्स लगे, एक ऊपर एक नीचे, तो ये जो डबल फोर्स लगते हैं किसी भी एक बॉडी पर, तो इन्हीं को बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं, टॉर्क। तो आपको बताना है इसमें टॉर्क, तो फोर्स पहले निकालेंगे तभी तो टॉर्क बताएंगे। तो पहले आप क्या करिए, फोर्स निकालिए। और फोर्स कहाँ निकालेंगे, पहले आप PQ पे निकाल लीजिए, PS पर, SR पर, QR पर। तो आइए बारी बारी पहले फोर्स निकालते हैं। तो लिखिए फोर्स ऑन PQ, फोर्स ऑन PQ यानी PQ पर बल। तो F1 बराबर फार्मूला पढ़े होंगे IBL साइन थीटा। क्या पढ़े होंगे, IBL साइन थीटा। तो IBL साइन थीटा की बात करें तो करंट तो I इसमें जा ही रही है, देख ही रहे होंगे, कैपिटल I, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, लेंथ इसकी कितनी है, B है। तो आप लिख देंगे IBB और साइन कितना डिग्री आपको बता दें, तो यहाँ साइन 90 डिग्री का फॉर्मेशन होगा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आपका बच गया IBB, ये आ गया क्या आपका F1। अच्छा, अब इसके बाद क्या निकालिए, फोर्स ऑन PQ हो गया। अब QR पे निकाल लीजिए। तो QR पे निकालेंगे, उसका नाम दे दीजिएगा F2। ये होगा, फिर फार्मूला होगा IB, और लेंथ कितना है, देखिए ये A है तो ये भी कितना होगा, A होगा, A, और साइन कितना होगा, थीटा। अब इसी तरह निकालेंगे फोर्स ऑन, ये तो QR हो गया। अब इसके बाद क्या, SR पर निकालिए। तो F3 बराबर IB, और लेंथ कितनी है भाई, ये B है तो ये भी कितना होगा, B होगा। तो IBB साइन थीटा, और यहाँ पे बनने वाला फिर से जो एंगल होगा वो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो F3 बराबर IBB। अच्छा, ये लास्ट बच गया कौन, PS। तो लिखेंगे फोर्स ऑन PS, फोर्स ऑन PS पर फोर्स निकालेंगे। तो फार्मूला होगा I की जगह I होगा, B की जगह B ही होगा, और इसकी लेंथ कितनी है, A। तो IBA साइन थीटा। ये आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको आप बना सकते हैं सेकंड, इसको बना सकते हैं थर्ड, और इसको बना सकते हैं फोर्थ। अब मैं आपको एक बार बताऊं कि जो इस फोर्स की और इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्सिस होगी वो बिल्कुल सेम होगी। यानी जो आपका ये F2 होगा
और F4 होगा। इन दोनों की लाइन ऑफ एक्सिस सेम। यहाँ देखिए ऊपर है, यहाँ नीचे है, यहाँ अपोजिट है, लेकिन एक इधर आप देखो, जैसे ये मान लो कब कैंसिल होता है कोई चीज़, मान लो ये चीज़ है, इसको ऊपर से खींचो फिर नीचे से खींचो तो एक ही लाइन पर बल लगेगा, उसी को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्सिस, मतलब जितना ऊपर उतना नीचे, तब कट पिट के जीरो। अब दूट हो गया, ससुरा इसको ऊपर खींच रहे हैं इसको नीचे खींच रहे हैं, तो लाइन ऑफ एक्सिस सेम तो नहीं ना है, तो कट पिट के जीरो होगा, नहीं होगा। ऊपर और नीचे का बराबर होने से कटता नहीं है। कटता कब है? जब दोनों की लाइन ऑफ एक्सिस क्या होती है? सेम होती है। तो लाइन ऑफ एक्सिस सेम होने का मतलब जब एक ही लाइन पर दो फोर्स, एक ऊपर एक नीचे, तो कट के कितना हो जाएगा? जीरो। लेकिन दो फोर्स दो लाइन पे आए, यहाँ पे ऊपर लगे यहाँ पे नीचे, तो ये नहीं कटेगा बाबू। काहे कि ये कटेगा क्यों नहीं? क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्सिस ये है और इसकी लाइन ऑफ एक्सिस ये है। जब ससुरा दोनों का संपर्क नहीं होगा तो इसके बल से क्या मतलब? ये ऊपर भागे नीचे भागे, इन दोनों का कौन सा संपर्क? हाँ, एक लाइन होगी तो ससुरा ऊपर लगेगा नीचे, तब दिक्कत हो सकती है। तो क्यू आर और पी एस की क्या लाइन ऑफ एक्सिस सेम है, तो आप लिखेंगे F2 और F4 परिमाण में बराबर है। परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड, परिमाण का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, परिमाण में बराबर है। कैसे हैं? बराबर का मतलब इक्वल है। कैसे हैं? इक्वल है। बट अपोजिट इन डायरेक्शन, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन मतलब विपरीत है दिशा में, दिशा में विपरीत है, दिशा में विपरीत है। ये दिशा में कैसे हैं? विपरीत है। तो दिशा में अगर विपरीत होंगे और परिमाण में बराबर होंगे, लाइन ऑफ एक्सिस सेम होगा, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? काट देंगे। यानी F2 और F4 एक दूसरे को परिमाण बराबर दिशा में विपरीत है, इसलिए ये एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, ये एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। नष्ट माने खत्म कर देंगे। तो अब आपको पता होगा आपका दो फोर्स खत्म हो गया, F2 और F4 क्या हो गया? ये एक दूसरे को क्या किए? काट दिए। क्या बचा? F1 बचा और F3 बचा। तो ये देखिए, ये ससुरा F1 है और ये क्या है? F3 है। F1 ऊपर की तरफ वो PQ लाइन पे था, ये आपकी PQ लाइन हो गई। ये क्या था? ये नीचे की तरफ था, ये आपका नीचे की तरफ F3 हो गया। इनके बीच की दूरी क्या थी? A। अब जरा बताता हूँ, ये आपने ले लिया थीटा और ये जो साइड थी कितनी है? A। ये A है, ये थीटा है। अब सभी लोग पढ़े होंगे साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर जो आपका लंब है, ये आपको लंब तो निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, लेकिन जो आपका ये कर्ण यानी जो आपका हाइपोटेनस है वो A है, तो L बराबर मिल गया A साइन थीटा। यही वैल्यू यहाँ पे लाके रख दिया। यानी अब आपके ऊपर जो ये देखिए, ये एक प्रकार का ऐसी तरह है, इस तरह इस पे एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक फोर्स नीचे, तो जायज़ सी बात है ये एक ऊपर ले जाएगा और एक कहाँ लाएगा? नीचे रोटेट कराएगा, और रोटेट कराने के लिए जो फोर्स लगता है उसी को बोलते हैं टार्क। तो लिखेंगे आप F1 एंड F3 एक्ट ऑन किस लाइन पे भैया? सॉरी, QR पर। किस पर? एक्ट ऑन QR। सो these force form a torque। तो आप लिखेंगे टार्क, टाउ बराबर सबको पढ़ा होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सभी लोग जानते होंगे बल गुणे क्या होती है? लंबवत दूरी। अगर कोई पूछे टार्क बराबर क्या होगा, तो लिखेंगे बल गुणे लंबवत दूरी। क्या लिखेंगे? लंबवत दूरी। तो बल को किससे? यफ से दिखाते हैं, और यफ बराबर देखिए IBB यहाँ भी मिला है, IBB यहाँ भी मिला है, तो कोई भी बल उठा लीजिए, IBB लंबवत दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये दोनों के बीच में, कौन सी? A साइन थीटा। अब इसको लिख लीजिए IB और ये हो गया B गुणे A साइन थीटा। जो B और A है, ये B क्या है? लेंथ है, A क्या है? मतलब विड्थ है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। आप सभी लोग पढ़े होंगे रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आप लिख देंगे टाउ बराबर IBA साइन थीटा। ये आपका बन गया टार्क का फार्मूला, टाउ बराबर IAB साइन थीटा। चूंकि बता दीजिएगा A बराबर होता है B गुणे A, A बराबर B गुणे A, टाउ बराबर IAB साइन थीटा। अब लिख दीजिएगा इफ नंबर ऑफ टर्म्स n, मतलब
टर्नों की संख्या कितनी हो n, तो टाउ बराबर फॉर्मूला बन जाएगा NIAB साइन थीटा। याद कर लीजिए, ये बहुत ही बेस्ट फार्मूला है। इस फार्मूले पे 12th में 100% क्वेश्चन आएंगे, ये मैं दावा के साथ कह सकता हूं। या तो यूपी बोर्ड में इसका डेरिवेशन पूछेगा या तो इस पे न्यूमेरिकल पूछेगा। तो टाउ बराबर फार्मूला मिल गया NIAB साइन थीटा, बिल्कुल याद रख लीजिए। टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री रखेंगे तो जो टाउ है वो बन जाएगा टाउ मैक्स, और टाउ मैक्स बराबर बन जाएगा NIAB, क्योंकि बता दें साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो टाउ बराबर क्या, NIAB। एक चीज़ और जान लीजिए, जो आपका IA है, ये जो आपका IA है, इसको बोलते हैं यम, चाहे NIO को भी बोल सकते हैं यम। इसको बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको बोलेंगे यम। तो टाउ बराबर एक फार्मूला आपको मिल जाएगा यहाँ से, देखिए थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। तो टाउ बराबर आपको फार्मूला मिल गया, टाउ मैक्स बराबर MB। क्या मिल गया, टाउ मैक्स बराबर MB। याद कर लीजिएगा, ये आपके बहुत बेस्ट फार्मूले हैं। इन फार्मूलों को जरूर क्वेश्चन में पूछेगा। या तो पूछेगा प्रूव दैट टाउ बराबर NIAB साइन थीटा, या तो कह सकता प्रूफ करिए कि टाउ बराबर MB साइन थीटा। तो बिल्कुल सेम पैटर्न से मिलेगा, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आपको बता दूं कि यम बराबर होता है NIA, जिसको चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। चुंबकीय आघूर्ण यम बराबर NIA, टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। तो इस आपको लूप की अगर आपसे कोई पूछे कि टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क की लूप मिल गई, टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर की अगली टॉपिक है उसका नाम है चल कुंडली धारा मापी। मतलब अगर बात करें CBSE बोर्ड की तो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। देखिए इसका जो नाम है, इसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। अच्छा, गैल्वानोमीटर आप पहले यूज हो चुका है कि गैल्वानोमीटर क्या है, तो मैंने आपको बताया था जो धारा मापी है, यानी जो देखिए यूपी बोर्ड के जो नाम से है ना, उससे एक चीज़ तो क्लियर हो जा रहा है, धारा मापी मतलब धारा को, करंट को मापने वाले यंत्र को धारा मापी कहते हैं। तो CBSE बोर्ड की बात करें तो गैल्वानोमीटर इज ए डिवाइस विच डिटेक्ट द करंट इन एनी सर्किट। किसी सर्किट में करंट है कि नहीं है उसको डिटेक्ट करने का काम होता है गैल्वानोमीटर का। गैल्वानोमीटर मेजर करता है वो तो बात की बात है, पहली बात तो गैल्वानोमीटर ये बताता है कि सर्किट में करंट है कि नहीं है। तो धारा मापी का यही काम होता है कि किसी भी सर्किट में करंट है कि नहीं है उसको बताने का काम होता है। ये जो गैल्वानोमीटर ये दो प्रकार का होता है, देखो ऊपर लिखा गया निलंबित कुंडली धारा मापी। CBSE की बात करें तो सस्पेंडेड कॉइल गैल्वानोमीटर कहते हैं, और दूसरा एक किलकित कुंडली या वेस्टर्न धारा मापी के नाम से जानते हैं। CBSE बोर्ड में इसको वेस्टर्न गैल्वानोमीटर कहते हैं। तो जो आपका गैल्वानोमीटर है, यानी जो करंट को डिटेक्ट करने वाली डिवाइस है, वो दो प्रकार से बनाई गई साइंटिस्टों द्वारा। एक थी आपकी सस्पेंडेड कॉइल गैल्वानोमीटर और एक था वेस्टर्न गैल्वानोमीटर। तो देखिए अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि आप यही पूछेगा कि गैल्वानोमीटर को डिफाइन करिए, गैल्वानोमीटर को बता के चित्र सहित उसको प्रदर्शित करिए, उसकी कार्यविधि बताइए। अगर पूछता आपसे निलंबित कुंडली धारा मापी, तो ये वाला फिगर देखो है निलंबित कुंडली धारा मापी का भी फिगर समझाऊंगा, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वानोमीटर। अगर आपसे पूछेगा कि वेस्टर्न धारा मापी यानी वेस्टर्न गैल्वानोमीटर, तो ये वाला फिगर उसका है। लेकिन जो कार्य विधि होगी, जो वर्किंग होगी, दोनों की बिल्कुल क्या होगी, सेम होगी। वर्किंग में कोई अंतर नहीं है, बस बनाया गया दो। और ये भी बता दूं आपको स्टार्ट करने के पहले, इसकी जो सेंसिटिविटी होती है इससे थोड़ी कम होती है। तो बढ़िया वाला यही है, कौन, निलंबित कुंडली धारा मापी, इसी का यूज करते हैं, क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, इसकी सेंसिटिविटी थोड़ी कम होती है। दोनों करंट को ही डिटेक्ट करता है। तो आपके एग्जाम में कुछ भी आएगा, जो अभी मैं आप वर्किंग करवाऊंगा वही वर्किंग दोनों में आप लिख सकते हो, ठीक। फिगर दोनों अलग अलग बना लेना। ये NS यानी आपका मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक कॉइल रखा गया है, देखो यहाँ पे, जिसको प्याड बोलते हैं, कॉइल रखा गया है। अच्छा, कॉइल को मूव कराएंगे, मूव कराने के लिए क्या गैल्वानोमीटर है। ये जब मूव करेगा तो ये डिटेक्ट करेगा कि इस सर्किट में करंट है कि नहीं है। मूव करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड दिया है, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी हाई होगी, ऑटोमेटिक कॉइल क्या करेगा, आपका मूव करेगा, रोटेट करेगा। और कॉइल जब रोटेट और मूव करेगा तो वो बता देगा, डिटेक्ट कर देगा कि इस सर्किट में करंट है कि नहीं है। और जो करंट होगी, यहाँ पे देखिए ये लगा है ना स्केल, स्केल के ऊपर ये पॉइंटर से बता दिया जाएगा कि कितनी है, ठीक। तो उसके पहले आपको बता दूं कि जब आप ये निलंबित कुंडली धारा मापी की बात करेंगे, यानी सस्पेंडेड कॉइल गैल्वानोमीटर की बात करेंगे, तो देखिए इसका जो फिगर है, यहाँ पे क्रोड है C, क्रोड क्या है C,
ये भी जो क्रोड है ये एन और एस यानी नॉर्थ और साउथ के बीच रखा गया। मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी तो दो पोल आएंगे, आपको पता होगा, एक नॉर्थ एक साउथ। तो दो पोल के बीच में रखा गया क्रोड। जो क्रोड है ना ये एल्युमिनियम फ्रेम का बना हुआ है। किसका? एल्युमिनियम फ्रेम के अंदर रखा गया। ऐसे फ्रेम, जो फोटो फ्रेम देखो ना, फोटो फ्रेम के अंदर तुम्हारा फोटो रख दिया जाता है तो कैसे तुम्हारा फोटो अच्छा नहीं लगता है, उसी तरह एल्युमिनियम के फ्रेम के अंदर क्रोड को रख दिया जाए। जो क्रोड है वो तांबे की तार की कुंडली का बना गया है। क्रोड के ऊपर ऐसे क्रोड लिया गया, उसके ऊपर तांबे का तार लपेट दिया गया है, उसको पूरे एक फ्रेम के अंदर रख दिया गया है। जो इसका ऊपरी सूरा है वो टोर्जन यानी मरोड़ टोपी से जोड़ा गया है। ये फास्फर ब्रांच, एक फास्फर ब्रांच नाम का आपका केमिस्ट्री में एलिमेंट होगा, उसका वायर बना जाता है। उसी के वायर से जोड़ा, वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, जितना तेजी से मोड़ोगे वो मुड़ता चला जाता है, टूटता नहीं है। वो फास्फर ब्रांच होगा। आप देखे भी होंगे किसी न किसी वायर में व्हाइट कलर का होता है, एकदम पतला सा, ससुरा कितनों मोड़ दो वो टूटे उठेगा नहीं। ठीक, तो वही फास्फर ब्रांच का वायर है और नीचे इसको स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया गया है। नीचे स्प्रिंग लगाया गया, ऊपर फास्फर ब्रांच से मरोड़ टोपी से जोड़ दिया गया है। यहाँ भी टेंशन लगा दिया गया, यहाँ भी टेंशन लगा दिया जाए, वो इसलिए कि कितना ऐठा जा रहा है उससे वो ये जो सिस्टम है ना ऐठने से टूटे ना। जैसे ऐसे घुमाओगे, जब कोई मजबूत वायर होता है तो उसको घुमाने पर टूट जाता है, लेकिन अगर आप इस प्रकार का वायर लगा रहे होगे, फास्फर ब्रांच का वायर, कितना भी मोड़ोगे वो टूटेगा नहीं। नीचे स्प्रिंग, और स्प्रिंग तो देखो, स्प्रिंग को ससुरा कितनों दाब दो, कितनों घिस दो, कितनों मोड़ दो, टूटने वाली जल्दी नहीं होती है। तो समझना ध्यान से सिस्टम को। क्रोड रखा गया, क्रोड एन और एस के बीच में रखा गया, एल्युमिनियम के फ्रेम बना के उसमें रख दिया गया है। हाँ, ऊपर फास्फर ब्रांच वायर लगा गया, इसको एन और एस में रखा गया। एन और एस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड जब हाइयर होगी ना तो ये कॉइल क्या करेगा? रोटेट करेगा। जब कोई चीज़ रोटेट करती है ना बेटा, तो रोटेट करने से ऊपर ऐठन आता है। ऐठन समझ रहे हैं ना? झलुआ लो कभी देखे हो कि नहीं देखे हो? जो गांव में झलुआ लो लगा कभी देखे हो? झलुआ को ऐसे सीधे मत घुमाओ, ऐसे गोल गोल घुमाओ। जैसे मान लो तुम झलुए के ऊपर बैठ गए, उसको क्या करो? गोल 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 घूमो, तो देखो ऊपर से ऐठन होता जाता है तुम्हारे रस्सी के अंदर, ऊपर से ऐठन। एक ऐसा समय आएगा जब तुम पूरा घूम जाओगे, उससे ज़्यादा आप घूमने लायक नहीं रहोगे, ऐठन तुम्हारे एकदम सर तक आ जाएगा, फिर तुम्हारा वो झलुआ घूमेगा नहीं। उसके बाद जैसे ही पैर हटाओगे पूरा वो झलुआ अपने आप खुलने लगेगा। उसके लिए आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स का काम नहीं करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ घुमाने के लिए लगाते हैं, एकदम सेम बेसिस उसी पे ये काम करती है आपकी निलंबित कुंडली जो धारा मापी है, जो आपकी सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर है, एकदम बिल्कुल झलुआ के कंसेप्ट से समझ लो काम करती है। एक बार आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको घुमा दो, उसके बाद घुमा के दोगे तो पूरा ऐठन हो जाएगा। और जब ऐठन हो गया तो ऐठन को खुलने के लिए दोबारा आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो एक का फोर्स में ससुरा डबल काम कर देता है। अब खुलेगी तब भी वो करंट को डिटेक्ट करेगी, और जब ऐठोगे तब भी डिटेक्ट करेगी। अब इसलिए फास्फर ब्रांच वायर लगाए हैं कि अगर ऐठन ज्यादा होगा और फास्फर ब्रांच वायर की जगह कोई और वायर होगा तो वो तुरंत क्या कर जाएगा? टूट जाएगा। इसलिए क्या किए हैं? फास्फर ब्रांच वायर लगाए हैं। और मरोड़ टोपी वो बताने के लिए कि मरोड़ हो रहा है, मरोड़ना का मरोड़ टोपी टोर्जन कहते हैं। टोर्जन का काम यह है कि कितना मरोड़ हो रहा है वो आपको ऑलरेडी बता देगा। स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे किसी चीज़ को कितना भी घुमाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये बताओ, आप जब इसको घुमाओगे तो इसको घुमाने के ऊपर क्या होगा? इस पर एक बल आघूर्ण लगेगा, यानी आपको पता है टॉर्क, अप्लाइड टॉर्क होगा। इस पर एक टॉर्क अप्लाइड होगा, और अप्लाइड टॉर्क यानी जो टॉर्क अप्लाइड होगा, जो आघूर्ण बल आघूर्ण जो लगेगा, आपको अभी पीछे तुरंत डेरिवेशन करा के छोड़ते हैं। टाउ बराबर NIAB साइन थीटा, अभी अभी हम लोग ये पढ़ चुके थे। टाउ बराबर NIAB साइन थीटा, इसी में शायद मैं आपको बताया था कि जो NIA है वो यम की वैल्यू होती है, तो टाउ बराबर NIAB साइन थीटा आपने देखा। ये बताओ, जब इसको रोटेट करोगे तो बिल्कुल परपेंडिकुलर रोटेशन होगा, और जब परपेंडिकुलर रोटेशन होगा तो जो थीटा की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 90 डिग्री होगी। तो टाउ बराबर आप कह सकते हो NIAB साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री वैल्यू थी 1, तो आपको मिल गया टाउ बराबर NIAB। ये टार्क कब एक्सपीरियंस हुआ? जब एक्सटर्नल फोर्स लगाए तुम तब। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करने से जो तुम्हारे ये मरोड़ टोपी में टार्क आया वो कितना आया? NIAB आया। तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स से ये टार्क मिला। और जब जानते हो जब ऐठन हो जाएगा, यानी जो ऐठन है उसी को भी मैं बताऊंगा C से दिखाते हैं, या CBSE में K से दिखाते हैं, अभी आपको दिखाऊंगा। किसी न किसी एंगल के थ्रू रोटेट होगा, तो वो जो रोटेशन होगा ना, वो जो होगा वो मरोड़ टोपी में होगा, किसके? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। तो ये आपने क्या किया? अप्लाइड किया। ये आपने क्या किया? अप्लाइड किया। और इस अप्लाइड फोर्स से आपके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा। कौन सा फोर्स? रीस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा। इसको अप्लाइड करने से आपके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा। रीस्टोरिंग फोर्स को बोलते हैं प्रत्यानयन बल।
तो अगर बात करें रीस्टोरिंग फोर्स की, रीस्टोरिंग फोर्स की बात करें, अगर बात करें प्रत्यानयन बल की, किसकी, प्रत्यानयन बल की, तो जो आपका प्रत्यानयन बल है, जो रीस्टोरिंग फोर्स है, ये रीस्टोरिंग फोर्स देखो दिखाते कहीं कहीं के से भी, देखो होता तो टाउ है, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, फाई मतलब ऐठन, इसको कहीं कहीं थीटा से भी दिखाते हैं। आपके मरोड़ टोपी में कितना ऐठन हुआ है वो डिपेंड करता है आपके एक्सटर्नल टॉर्क पे। आप हल्का टॉर्क लगाओगे तो जब झलुआ को थोड़ा कम घुमाओगे तो ऐठन कम होगा, जब ससुरा को ज़्यादा घुमा दोगे तो ऐठन ज़्यादा हो जाएगा। तो वही बात है, ये कितने एंगल पे कितना ऐठन होगा वो डिपेंड करता है कि आपने एक्सटर्नल टॉर्क कितना दिया है। तो जिस हिसाब से आप एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड करोगे उसी हिसाब से तुम्हारे अंदर ऐठन होगा। तो ऐठन होने के लिए जो टॉर्क है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंगल का होगा कि किस एंगल से झलुए को आप क्या किए घुमाए हो। तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, ये प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट आता है जिसको के फाई बोलते हैं, और सीबीएसई में यूपी बोर्ड में सी फाई कहते हैं और यूपी बोर्ड में के फाई कहते हैं। इसको जो के या सी है, के, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेना, इसको इक्वेशन लिखना के अथवा, सीबीएसई और यूपी दोनों बता दे रहा हूँ, के अथवा सी को देखो इसको बोलते हैं ना मरोड़ दृढ़ता, क्या बोलते हैं, मरोड़ दृढ़ता। यूपी बोर्ड वाले बोलते हैं मरोड़ दृढ़ता और सीबीएसई वाले बोलते हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक मिनट आपको भी बताता हूँ। जो आपका के अथवा सी है ये मरोड़ दृढ़ता है जिसको टोरिजन कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, टोरिजन कांस्टेंट है ये एक प्रकार का कांस्टेंट है जो आपका कौन आया, के अथवा सी आया। तो टाउ बराबर के फाई, ये टाउ बराबर ये, अब ये जो टाउ था ये तुम्हारा क्या था, रीस्टोरिंग था, और वो क्या था तुम्हारा एक्सटर्नल था। लेकिन ये बताओ डिफ्लेक्टिंग था, ये तो रीस्टोरिंग था, सॉरी ये डिफ्लेक्टिंग आपका हो गया, ठीक, ये डिफ्लेक्टिंग टार्क था, ये आपका रीस्टोरिंग था। ये आपका कौन सा टार्क है, डिफ्लेक्टिंग टार्क है। ये कौन सा टार्क है, डिफ्लेक्टिंग। ये आपका रीस्टोरिंग, जो अप्लाइड टार्क है किसी को बोलेंगे रीस्टोरिंग टॉर्क। तो जब आप इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आओगे, किस पे, इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था की बात करें, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्य अवस्था। कौन सी अवस्था, साम्य अवस्था की बात करें तो साम्य अवस्था के मतलब होता है कि आपका जो पूरी बॉडी होगी वो बिल्कुल क्या होगी, कांस्टेंट होगी। यानी जितना ऐठन तुमने रीस्टोरिंग फोर्स लगा किया था उतना ही खुल जाए तो तुम्हारा झलुआ बिल्कुल कांस्टेंट पोजीशन पर आ जाएगा। तो ये तुमने लगाया था रीस्टोरिंग और ये क्या डिफ्लेक्टिंग मिला था। ये दोनों टॉर्क आपस में बराबर होगा तभी आपका जो ये क्रोड है वो आपके क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होगा। यानी आप कह सकते हो कि जो रीस्टोरिंग टार्क है आरटी ये किसके बराबर है, डिफ्लेक्टिंग टार्क के बराबर है। रीस्टोरिंग टार्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टार्क। यानी तो रीस्टोरिंग टार्क तुमको मिला था NIAB और ये आपको मिला होगा कितना, के फाई। और के फाई देखो ये के और सी यूपी बोर्ड का और सीबीएसई बोर्ड का थोड़ा सा ये है, यूपी बोर्ड में कहीं कहीं दिखाते हैं इसको के से है लेकिन सी से भी दिखाया जाता है और सीबीएसई में तो सिर्फ के और के से दिखाया जाता है। तो इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। तो आप देखिए NIAB बराबर के फाई और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सी फाई। तो यहाँ से आप आई की वैल्यू निकालेंगे तो मिलेगा के अपान NAB और बगल में मिल गया फाई। जो ये के है ना ये तो कांस्टेंट था ही, n नंबर ऑफ टर्न ये भी कांस्टेंट होगा, एरिया भी कांस्टेंट होगी, कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगी। तो के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ चूँकि के अपान NAB एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को बोलते हैं जी मतलब गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, और ये हो जाएगा I इज इक्वल टू जी फाई। जब ये कांस्टेंट हटेगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा I के। मीन्स किसी भी सर्किट में जो करंट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फाई के। यानी आपके रीस्टोरिंग टॉर्क से कितना ऐठन हुआ है, कितना टॉर्जन हुआ है मरोड़ टोपी में, वही उसी पे डिपेंड करता है आपकी करंट। आपके अंदर आपके जो कॉइल को रोटेट कराने से ऐठन जितना ज़्यादा होगा सर्किट में करंट उतना ज़्यादा प्रोवाइड होगी, ऐठन जितना कम होगा सर्किट में करंट उतनी कम प्रोवाइड होगी। तो देख लीजिए ध्यान से जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, फाई के है। तो ध्यान से समझिएगा कहाँ से ये डिराइव हुआ है। दो प्रकार का मैंने आपको गैल्वेनोमीटर बताया, एक सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, एक वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर जिसको बोलते हैं किलकिट कुंडली या वेस्टर्न धारामापी। दोनों में से कोई पूछेगा यही सेम आप वर्किंग करिएगा, इसका वर्किंग प्रिंसिपल दोनों यही है। हाँ
ये अगर फिगर अलग अलग बना लीजिएगा, इसके लिए फिगर ये बना लीजिएगा, इसके लिए फिगर ये बना लीजिएगा, और कुछ करना नहीं है, बस इतना याद रखे रहेगा, जो हम लोग बाहर से एक्सटर्नल फोर्स यानी रीस्टोरिंग जो फोर्स लगाएंगे वो रीस्टोरिंग टार्क के रूप में मिलेगा। वो टार्क टाउ बराबर NIAB होगा। उस टार्क से क्या होगा, आपके मरोड़ टोपी में ऐंठन होगा, जिसकी वजह से डिफ्लेक्टिंग टार्क यानी अपने आप खुलने वाले झलुआ को जब पूरा तुम अपना फोर्स लगा के ऐंठोगे तो वापस से जो झलुआ खुलेगा वो तुम्हारे फोर्स से नहीं, अपने अंदर डिफ्लेक्टिंग जो तुमने रीस्टोर हुआ था ना उसमें, उसी की वजह से खुलेगा। तो डिफ्लेक्टिंग टार्क इस बात पर डिपेंड करता है कि ऐंठन कितना हुआ था। तो टाउ इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फाई के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा के, या कहीं कहीं CBSE में यूपी में इसको बोलते हैं सी से। तो के अथवा सी दोनों को क्या है, मरोड़ दृढ़ता कहते हैं या टोरेजन कांस्टेंट कहते हैं। तो आपको पता होगा जब आपका बिल्कुल ये ना खुला रहेगा ना बंद रहेगा, ना ऐठा रहेगा ना ऐठने की पोजीशन पे होगा, बिल्कुल अब कांस्टेंट पे आके रुकेगा, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन साम्यावस्था के लिए क्या होगा, जितना आपने अप्लाई किया था और जितना अंदर से खुला था, यानी अगर बात करें तो विक्षेपक और यूपी बोर्ड की बात करें तो विक्षेपक और प्रत्यानयन बल दोनों आपस में बराबर होंगे। रिस्टोरिंग टार्क डिफ्लेक्टिंग टार्क के बराबर हो जाएगा। वहीं से आई बराबर ये मिल जाएगा, जो ये है ये कांस्टेंट है जिसको गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट जी कहते हैं। आई इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा जी फाई, ये कांस्टेंट हटेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल आ जाएगा, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। ये डिनोट करता है कि जो आपका सर्किट में किसी भी आप जब आप कुंडली में जब आप ये निकालने के लिए जाओगे कि उस सर्किट में करंट है कि नहीं है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका टोरेजन कांस्टेंट कितना एंगल पर मूव किया था। तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, यही इसका डेरिवेशन है। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। आइए देखते हैं अगली टॉपिक, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी की सुग्राह्यता। जिस सेंसिटिविटी की मैं बात करता हूँ, सेंसिटिविटी माने होता है कि कितना वो ज़्यादा तेजी से किसी चीज़ को पकड़ लेता है या समझ जाता है। छोटा सा भी काम होगा, जैसे नहीं कोई चीज़ होता है, जैसे कुत्ता उत्ता होता है कि देखो छोड़ा भी हलचल हुआ ना, तुरंत वो समझ जाएगा कि हलचल वहाँ हो जाएगा और तुरंत वो भौंकना वोकना स्टार्ट कर देगा। तो सेंसिटिव मतलब समझो कितना तेजी से वो सेंसिटिव, नहीं कोई सेंसिटिव चीज़ें होती हैं। तो वही सुग्राह्यता की बात हो रही है। तो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी निकालना है। गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिव दो तरीके से निकलती है, करंट वाली निकलती है, एक वोल्टेज निकलती है। दोनों को एक साथ लिखाऊं ताकि दोनों में आपको अंतर समझ में आ जाए। तो आपको सेंसिटिविटी निकालनी है गैल्वेनोमीटर की। गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी दो होती है, एक करंट सेंसिटिविटी, एक वोल्टेज सेंसिटिविटी। अगर बात करेंगे करंट सेंसिटिविटी की, इसको दिखाते IS से है, और IS बराबर होगा फाई अपान आई। IS बराबर फाई अपान आई। अगर यही बात करेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी को तो VS से दिखाते हैं, और ये फाई बराबर क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। चूंकि I बराबर अभी जस्ट 1 मिनट पहले आपको बताया हूं, I बराबर जो फार्मूला मिला था वो मिला था K फाई अपान NAB, याद होगा। तो यही फार्मूला आपको मिला था K फाई बटे NAB। इस वैल्यू को यहीं पे पुट करेंगे तो IS बराबर फाई बटे K फाई NAB। फाई से फाई गया मीन्स IS बराबर आपको मिल गया, ये अपान का अपान है तो ऊपर चला जाएगा, NAB अपान K। ये आपको मिल गया करंट सेंसिटिविटी, यानी गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी कोई पूछेगा तो IS बराबर NAB बटे की। और ये अगर बात करें वोल्टेज सेंसिटिविटी की तो ये फाई और V बराबर बच्चे जानते होंगे ओम्स लॉ से कितना होता है, IR। V बराबर कितना, IR ओम्स लॉ से होता है। तो कुछ करना नहीं है, फाई तो रहेगा और I की वैल्यू अभी आप निकालें क्या, K फाई बटे NAB, और बगल में यहाँ पे R है तो फाई से फाई फिर गया, VS बराबर बटे का बटा है तो NAB ऊपर चला गया और नीचे बच गया क्या, KR। अब जरा ध्यान से देखिए, ये आपको मिल गई वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये आपको मिल गई करंट सेंसिटिविटी। यानी गैल्वेनोमीटर अगर धारा मापी की सुग्राह्यता की बात करें तो धारा मापी की दो सुग्राह्यता, एक करंट वाली होती है और एक होती है कौन सी, वोल्टेज वाली। तो करंट सेंसिटिविटी IS बराबर मिल गई NAB बटे K, और वोल्टेज सेंसिटिविटी आपको मिल गई यानी वोल्टेज सुग्राह्यता मिल गई VS बटे NAB बटे R। तो आपको कुछ करना नहीं, अगर दोनों में आपसे पूछेगा कि दोनों के बीच रिलेशन बताइए, जैसे तीसरा चीज़ पूछता है रिलेशन बिटवीन IS एंड VS, यानी वोल्टेज सुग्राह्यता और धारा सुग्राह्यता के बीच संबंध। यूपी बोर्ड वाले समझ रहे होंगे ना, IS और VS के बीच क्या बताना, संबंध बताना। तो कुछ करना नहीं, आप क्या करना, लिख देना VS अपान IS, VS अपान IS। तो VS की वैल्यू कितनी है, NAB बटे कितना है, KR है,
और पूरे का बटा, ये कितना है NAB बटे के, NAB से NAB कट गया, के से के कट गया, तो आपको मिला VS बटे IS बराबर ऊपर क्या बचा 1/r मिल गया। यानी आप कह सकते हो VS इज इक्वल टू IS बटे R। दिस इज रिलेशन बिटवीन वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी। अगर बात करें धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता के बीच कोई अगर आपसे संबंध पूछेगा तो आप बताना कि VS बराबर होता है IS बटे R। याद कर लीजिए कैसे आया है, डेरिवेशन के साथ आपको दिखा दिया हूँ। वोल्टेज सुग्राहिता और धारा सुग्राहिता के बीच कोई संबंध पूछेगा तो बता दीजिएगा VS इज इक्वल टू IS बटे R, यानी वोल्टेज सुग्राहिता बराबर धारा सुग्राहिता बटे R। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं इस चैप्टर की अगली टॉपिक, और ये इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक होगी बाबू। दिया है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। आपको मैंने गैल्वेनोमीटर बता दिया, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी बता दिया, करंट सेंसिटिविटी बता दिया, वोल्टेज सेंसिटिविटी बता दिया। अब आपको बताने आना है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, मींस गैल्वेनोमीटर का धारामापी का अमीटर में रूपांतरण कैसे होता है और गैल्वेनोमीटर का वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे होता है। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन अमीटर और कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन वोल्ट मीटर, मीन्स गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन करेंगे, एक बार अमीटर में एक बार वोल्ट मीटर में, दोनों को एक साथ इसलिए लिखा हूं ताकि आपको अंतर समझ में आ जाए। तो पहले आइए दिखाता हूं आपको कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, यानी धारामापी को अमीटर में कैसे रूपांतरण करते हैं। तो धारामापी को यानी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करने के लिए आप गैल्वेनोमीटर के बिल्कुल पैरेलल, कैसे पैरेलल एक रेजिस्टेंस लेंगे, जिस रेजिस्टेंस का नाम यहाँ पे लिख रखा हूँ, प्रतिरोध लेंगे जिसका नाम रखा हूँ यस। यस मतलब होता है संट, यस मतलब क्या होता है संट रेजिस्टेंस। संट मतलब छोटा सा प्रतिरोध, कैसा छोटा सा प्रतिरोध जिसका मान बहुत कम होता है, जिस प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है उसे संट कह देते हैं। ठीक, तो ये छोटा सा रेजिस्टेंस ले लिया इसलिए इसको लिख दिया यस। ये यस बिल्कुल इसके कैसा है, बिल्कुल पैरेलली ऐड करिएगा। जब गैल्वेनोमीटर के बिल्कुल पैरेलल ऐड करेंगे एक रेजिस्टेंस छोटा सा एस, तो अब ये गैल्वेनोमीटर आपका बन जाएगा क्या, ये आपका गैल्वेनोमीटर क्या बन गया, अमीटर बन गया। अच्छा, यहाँ पे करंट आ रही थी आई, मैंने बताया यहाँ पे टोटल आई। अब इधर ये गैल्वेनोमीटर हमेशा कितना लेगा IG, तो जाएगा कितना, अरे टोटल आई आ रही थी, इसमें से IG ले लिया तो कितना बच गया I माइनस IG, जो कहाँ जा रही यस के पास, यस से होते हुए I माइनस IG आएगा और यहाँ से IG जाएगा। तो I माइनस IG में जब IG ऐड करेंगे तो IG से IG गया, कितना बचा I करंट क्या हो गई, बाहर हो गई। लेकिन एक बात जानिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा गैल्वेनोमीटर का वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा शंट का। आप पढ़े होंगे जो वोल्टेज होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितना पहले का आपका होगा वोल्टेज उतना ही किसका होगा, दूसरे का होगा। तो PD अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू PD अक्रॉस शंट। तो ये जो PD अक्रॉस गैल्वेनोमीटर होगा, गैल्वेनोमीटर का जब पोटेंशियल डिफरेंस यानी V निकालेंगे तो ओम्स लॉ ने बताया होगा V बराबर कितना IR, V बराबर IR। तो यहाँ पे करंट कितनी है IG और यहाँ पे जो R है वो क्या है G, तो IGG। यहाँ पे करंट कितनी जा रही I माइनस IG और ये क्या SI माइनस IG, यस कहाँ से आया बाई ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। यहाँ से आप S की वैल्यू निकाल लीजिए शंट की, तो यस बराबर ये इसके नीचे आ गया, तो IG अपान I माइनस IG इंटू G। दिस इज द फार्मूला टू फाइंडिंग द शंट, या कैसे हाउ टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। दिस इज द मेथड टू चेंजिंग द गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। अब आपने देख लिया, अब गैल्वेनोमीटर को किस में चेंज करेंगे, वोल्ट मीटर में। किस में चेंज करने वाले, वोल्ट मीटर में। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज किया, अब किस में, वोल्ट मीटर में। अमीटर में जब चेंज किया तो शंट को पैरेलल लगाया, छोटा सा रेजिस्टेंस लिया, उसी का उल्टा छोटा रेजिस्टेंस नहीं अब बड़ा रेजिस्टेंस लेंगे, तो बड़ा रेजिस्टेंस को किससे दिखाएंगे, R से। इसमें किस में जोड़े थे, पैरेलल में, इसमें किस में जोड़ देना, सीरीज में। तो जब गैल्वेनोमीटर की बिल्कुल सीरीज यानी श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसकी वैल्यू थोड़ी बड़ी होती है, तो उससे जो आपका गैल्वेनोमीटर हो जाता है वो वोल्ट मीटर में चेंज हो जाता है। इसका क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा G इसका R इसका मिलके कितना R प्लस G। अच्छा, ओम्स लॉ ने क्या कहा था,
ओम्स लॉ ने यही बताया था I इज इक्वल टू वी अपान आर। आप भी जानते हो V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू कितना V अपान आर। V मतलब वोल्टेज, R मतलब रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना भैया V साफ साफ लिखा है। टोटल रेजिस्टेंस कितना है R प्लस जी। तो ये बताओ IG इज इक्वल टू क्या मिल गया, यहाँ पे IG इज इक्वल टू वी अपन आर प्लस जी मिल गया। R प्लस जी यहाँ आ गया तो IG यहाँ पे चला गया, तो R प्लस जी बराबर वी अपन आई जी। तो आपको R निकालना, दोनों में देखिए इसमें भी रेजिस्टेंस इसमें भी रेजिस्टेंस। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, न्यूमेरिकल पूछता है हाउ टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, तो ये बताइएगा जब गैल्वेनोमीटर को रेजिस्टेंस से पैरेलल में कंबाइन करेंगे। और हाउ टू गैल्वेनोमीटर चेंज इनटू वोल्टमीटर, तो उसके लिए क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ देंगे। दोनों का फार्मूला आपको दिख गया। हाँ, अमीटर का काम होता है क्या, करंट का मापना, और वोल्ट मीटर का काम होता है वोल्टेज को मापना। ये आपका चौथा चैप्टर हो गया खत्म। अब इसकी जो अगली वीडियो आएगी वो न्यूमेरिकल की आएगी। आगे आपको पढ़ाएंगे जो इसकी अगली सेकंड पार्ट आएगी वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट आएगा। थियरी पार्ट में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो यूपी और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए ये चौथा चैप्टर हुआ आपका खत्म। पांचवा चैप्टर में बहुत जल्द वीडियो लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए।